ही करिएगा। चलिए, सभी को नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। पंक्ति जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार रमेश जी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? बस बढ़िया बढ़िया। चलिए शुरू किया जाए, लोग आते रहेंगे, आज तो अभी उपस्थिति कम है। हम लोग मीटिंग को शुरू करें। जी शुरू कर सकते हैं। जी शुरू करते हैं, बाकी तो जो निर्णय। वास्तव में आज की मीटिंग एक विशेष पर्पस से बुलाई गई है। जैसे कि सूचना में वो विषय शामिल किया गया था कि 2024 का चुनाव लोकसभा का नजदीक है। तो उसमें ये था कि चुनाव के समय पर एक दो चीजें होती हैं। एक तो राजनीतिक दल जो लोकहित के मुद्दे होते हैं उस पर उनके संकल्प पत्र प्रकाशित होते हैं, जिसको घोषणा पत्र भी कहते हैं। और दूसरा यह है कि उस तरह में जनमानस भी, या जो मतदाता है, जो लोग है, वो भी काफी सजग होता है चीजों को सुनने के लिए भी और समझने के लिए। ऐसे में ये अवसर है कि 1 मिनट होल्ड करिएगा। हेलो। हाँ हाँ बताइए जी। कहाँ से बोल रहे हैं? टाटा? नहीं, मेल नहीं मिला था। जी जी जी। हेलो। नहीं नहीं, बिजनेस है। हेलो, मारो आ जाओ। हेलो हैं? उनका तो या सारी एक दूसरे जरूर। तो मैं हेलो जी। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि उसको लेकर के पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को, अगर आप सब वो देख रहे हो जूम पर, उसमें आपके ग्रुप में हमेशा एक मैसेज डाला जाता रहता है। इधर बीच लगातार एक ग्रुप बना है छोटा सा, जिसकी मीटिंग हो रही थी, जिसमें भारत सरकार के जो पहले सेक्रेटरी थे सुनील कुमार जी, वो भी शामिल हैं और उन्होंने ही थोड़ी पहल की है। और इस समय तीसरी सरकार के साथ उनका बराबर संवाद बना हुआ है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने
एक तरह से संकल्प लिया है कि वो अपने जीवन में आगे पंचायतों को लेकर ही, पंचायत को और एक तरह से सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर काम करेंगे रिटायरमेंट के बाद। और उसके लिए उन्होंने ये माना है कि तीसरी सरकार अभियान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर गंभीरता से इस काम को किया जा रहा है और आगे किया जा सकता है। उसी क्रम में पिछले दिनों एक बैठक हुई थी हम लोगों की उनके साथ। उसमें 4 मुद्दे तय किए गए थे कि प्राथमिकता के स्तर पर 4 मुद्दे लिए जाएं। पहला मुद्दा था कि जो देश में अलग-अलग संस्थाएं, अलग-अलग एसोसिएशंस पंचायतों के लिए काम कर रहे हैं, उनको उनके साथ एक नेटवर्किंग की जाए, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। जिस क्रम में तीसरी सरकार अभियान ऑलरेडी काम कर रहा है, थोड़ा उसको और विस्तार देने की बात हुई थी। दूसरा ये तय हुआ था कि पंचायत को लेकर के, पंचायत के जो अधिनियम हैं अलग-अलग राज्यों के, इन अधिनियमों को लेकर के एक रिसर्च किया जाए, अध्ययन किया जाए और देखा जाए कि संविधान की जो मंशा है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जो अपेक्षा है या जो उसका स्वभाव होता है उसके अनुरूप, और राज्य के अधिनियमों में उस तरह के क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या अगर जो किए गए हैं उनमें कितना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप है या संविधान ने जिस अर्थ में 73वां संविधान संशोधन और 74वां पास किया है उसके क्रम में है। इसके लिए बाकायदा अभी 6 राज्यों में ये शोध कार्य शुरू होने जा रहा है। इसके लिए एक रिसर्च फेलो भी हायर किए जा रहे हैं और उसके लिए इंडिया पंचायत फाउंडेशन एक जगह सहयोग कर रहा है। जैसे यहाँ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 3 का एक साथ अध्ययन होने जा रहा है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो अभी 6 राज्यों के हुआ है। उसमें एक रूरल इंडिया ट्रांसफार्मर करके एक संस्था बनी है, वो कर रही है, उसको देख रही है। यहाँ पर तीसरी सरकार अभियान के उसमें लीडरशिप में ये होगा। इधर जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार का होना है। इसका प्रोसेस चल रहा है और मेरे ख्याल से इसी फरवरी महीने से 15 फरवरी के बाद ये अध्ययन का काम शुरू हो जाएगा, जो वो लग रहा है, और एक साल का पूरा होगा। फिर उसके बाद इसी बीच में दूसरे राज्य भी लिए जाएंगे। तो कोशिश यह है कि देश के सभी राज्यों के जो पंचायती राज अधिनियम हैं उनका अध्ययन किया जाए और अध्ययन करके उसमें देखा जाए कि क्या क्या विसंगतियां हैं, क्या चीजें होनी चाहिए थी और जिसका प्रावधान नहीं किया गया है, जो प्रावधान किया गया है वो कितना लोकतांत्रिक है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर उसका बाकायदा सब कुछ बन रहा है, उसके आधार पर ये किया जाएगा। एक तो ये मैंने पहले। तीसरा ये था 16वें वित्त आयोग को लेकर के कि 16वें वित्त आयोग में अभी तक जितने वित्त आयोग बने उसमें पंचायत की तरफ से, सिविल सोसाइटी की ओर से पंचायत के मुद्दे को लेकर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है। अब की बार ये हो रहा है कि उसमें सिविल सोसाइटी की तरफ से भी वो प्रस्ताव भेजे जाएं, सुझाव भेजे जाएं 16वें वित्त आयोग को। और इसके लिए जो काम चल रहा है, जो कम से कम 2-3 13वें वित्त आयोग और 14वें वित्त आयोग के जो चेयरमैन थे वो इस टीम के मेंबर बन गए हैं और उनके साथ मिल करके वो चीजें तैयार की जा रही हैं और बहुत जल्दी इस पर भी आप लोगों के साथ चर्चा भी होगी, डिस्कशन भी होगा और ये चीज आगे बढ़ाई जाएगी और सबका इन्वॉल्वमेंट होगा। चौथा विषय तय हुआ था लोक घोषणा पत्र का, जो 2024 के चुनाव को लेकर के। तो सभी पर कार्यवाही चल रही है, लेकिन इधर बीच इस पर थोड़ा सा तेज करना है क्योंकि ये तो समय बहुत नजदीक आ गया है। मार्च के बाद निश्चित रूप से अधिसूचना भी मार्च में जारी हो जाएगी और अप्रैल में चुनाव भी हो, अप्रैल में चुनाव और मई से नई सरकार आ सकती है। उसको लेकर के फिर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था। आप लोगों को वो ड्राफ्ट सर्कुलेट किया गया है
इस पर भी था ग्रुप में वो ड्राफ्ट, और कुछ लोगों को इंडिविजुअल भी गया होगा शायद जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया है। मैं अभी उस ड्राफ्ट का प्रेजेंटेशन भी आपके सामने होगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा, उसके खास खास मुद्दों को लेकर के, फिर उस पर जो आप डिटेल में जानना चाहेंगे वो डिटेल आपको बताया जाएगा। दूसरा ये है कि इसका दो पक्ष होंगे। एक पक्ष तो ये होगा कि जो जितने राजनीतिक दल हैं उन राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को और देश के सारे सांसदों को, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं उनको, और उनके जितने पार्टी के ऑफिस बेरर होते हैं उन सबको भेजा जाएगा। उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि इन मुद्दों को देखें, क्योंकि मुद्दे काफी हैं, 24 मुद्दे हैं, इसलिए मुद्दे सब शामिल किए गए हैं। पहली बात यह है कि इसमें वो मुद्दे शामिल किए गए हैं जो भारत की संसद से, अर्थात जिस पर भारत की संसद को निर्णय लेने का राइट है, एक चीज। दूसरा ये कि जो चीजें भारत के संविधान से जुड़ी हुई है, तो वही मुद्दे इसमें उठाए गए। लेकिन जितने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं सब उसमें जितना भी समझा गया है वो सब शामिल किया गया है। अब इसमें कौन कितना लेता है या कुछ नहीं लेता वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम पहली बार बहुत संगठित तरीके से, बहुत सोच विचार करके और बहुत अप्रोप्रिएट तरीके से वो मुद्दे उनको सुझाव के तौर पर दिए जा रहे हैं, देने की कोशिश है। दूसरा ये था कि इन मुद्दों को लेकर के सिर्फ अभी क्या होगा, सबसे पहले जो फर्स्ट ड्राफ्ट जाएगा वो तीसरी सरकार अभियान की तरफ से कल इसको भेजा जाना है। आज आप जो सुझाव देंगे, इसमें जो और संशोधन चाहेंगे वो रात भर में कर दिया जाएगा या कल सुबह कर लिया जाएगा और उसको भेज दिया जाएगा, अगर वो एप्रोप्रिएट है तब। क्योंकि कोई भी मुद्दा देने के बाद अगर उठाया जाता है तो उसका तर्क होना चाहिए कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का क्या है। दूसरा ये कि वो निश्चित रूप से भारत की पार्लियामेंट से जुड़ता है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो संवैधानिक मुद्दा है, मोटे तौर से संवैधानिक है या भारत की संसद के अधीन विचारणीय विषय है। तो ये जरूर उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी और उसका एक तार्किक परिणत होनी चाहिए, उसका स्पष्टीकरण या उसका प्रॉपर कारण होना चाहिए कि ऐसे मुद्दे हम क्यों दे रहे हैं। क्योंकि जितने मुद्दे दिए गए हैं उसके साथ उसका कारण और सारी कुछ बहुत विस्तार के साथ लिखा गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण दूसरा यह है कि दूसरा पक्ष ये होगा कि उसके बाद देश के सभी सामाजिक संस्थाओं को भेजा जा रहा है, उन सारे लोगों को भेजा जा रहा है इसकी प्रतियां जो सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, और उनसे निवेदन किया जा रहा है कि वो भी इसको अपने संस्था की ओर से सभी राजनीतिक दलों को भेजें, एक चीज। दूसरा, ग्रास रूट लेवल पर जब चुनाव शुरू होगा या अभी से एक इसके बारे में लोकमत तैयार करने की कोशिश की जाए, जिससे ये लोगों के भी जहन में डाल जाए। ये सही है कि अभी जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है वो संवैधानिक शब्द, एक तरह से कानूनी शब्दावलियां उसमें ज्यादा हो सकती हैं, वो ज्यादा दूसरे एकदम से बिल्कुल जिसको कहते हैं संवैधानिक भाव के साथ तैयार किया गया है, लेकिन इसका एक सरलीकरण किया जाएगा आने वाले समय में। और इसका जो जब दूसरा ड्राफ्ट फील्ड में जाएगा तो सरलीकृत होकर के जाएगा, और उस सरलीकृत ड्राफ्ट के साथ फिर आम आदमी के बीच में भी उसमें से मुद्दे लेकर के जाया जा सकता है। अलग अलग संस्थाएं अलग अलग मुद्दे लेकर के जा सकती हैं, अलग अलग लोग अपने तरीके से, कोई कुछ उसमें और तार्किक तरीके से जोड़ना चाहता है तो अपने लेवल पे जोड़ सकता है, अपनी संस्था अपने उसके आधार पर उसको प्रकाशित कर सकता है और अपने ही पैड और उस पर वो भेज सकता है सबको, जिससे ये लगे कि ये सिर्फ किसी एक संस्था या एक समूह की आवाज नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे देश की आवाज बन रही है। ये मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे बनने चाहिए, तो एक पूरा वातावरण बनाने की बात है और ये संवाद बने, जगह जगह इस पर चर्चाएं शुरू हो, ये इसके पीछे का भाव है। तो ये एक बैकग्राउंड था आज की मीटिंग का। मैं उसके साथ अब विनोद से कहूंगा कि वो थोड़ा एक एक पॉइंट को पुटअप करें, वो एक एक स्लाइड पुटअप करें, क्योंकि इसे 5 भागों में बांटा गया है पूरे प्रेजेंटेशन को।
5 में एक है कि ये मुद्दे, जो कुछ मुद्दे हैं जो आधारभूत लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए है, जो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी है, उसको कैसे इम्पावर किया जा सकता है, उसको कैसे ताकतवर बनाया जा सकता है, कुछ मुद्दे उससे जुड़े हैं। दूसरा मुद्दा है पंचायतों के संस्थागत विकास का, उसके इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के, और उसको जो अथॉरिटी मिलनी चाहिए उसके डिसेंट्रलाइजेशन का, उसके विकेंद्रीकरण का। तो ये दूसरा इसका अनुभाग है। 5 भाग हैं इसमें। तीसरा भाग है वित्तीय सशक्तिकरण हेतु। इसको हम ये कहते सकते हैं कि ये एक तरह से आर्थिक विकेंद्रीकरण का है, जो माना गया था संविधान सभा में भी बहस के दौरान कि सत्ता का विकेंद्रीकरण और अर्थ का विकेंद्रीकरण, दोनों विकेंद्रीकरण बापू की आकांक्षा थी। ग्राम स्वराज्य के पीछे उनकी यही दृष्टि थी, और जो संविधान सभा में एक लंबी बहस का विषय बना था। तो अब आज की तारीख में वित्तीय सशक्तिकरण और आर्थिक विकेंद्रीकरण के लिए क्या मुद्दे हो सकते हैं जो छूट गए हैं संविधान में, उसकी बात जो बने है। ये तीसरा हो गया। चौथा है कि कुछ सहायक संवैधानिक व्यवस्थाएं बनाई जानी है। तीन चीजें हैं, 3 संवैधानिक व्यवस्थाएं और बनाई जानी है इसके लिए, उस पर अभी हम बात करेंगे। और 5वां है कि पंचायत के कार्य एवं व्यवहार, पंचायत और नगर पालिका दोनों का है, उसके कार्य एवं व्यवहार से जो संबंधित है, उस कार्य और व्यवहार के जो प्रावधान हो सकते हैं और उसके लिए जो विशेष प्रावधान किए जाने हैं, उससे रिलेटेड है। तो ये 5 भागों में बटा है। अभी आपके सामने एक एक भाग का प्रेजेंटेशन शुरू हो रहा है। उसके मुख्य पॉइंट आपके सामने रखे जा रहे हैं, उसमें आने पर मैं उसका डिटेलिंग करता जाऊंगा। ठीक है, विनोद जी प्रेजेंट करिए। हो रहा है प्रेजेंटेशन भी? हमारे में नहीं आ रहा है। आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है सबको? हाँ, आ गया, ठीक है। पहला है आधारभूत लोकतंत्र का सशक्तिकरण। इसके अंतर्गत एक चीज और कि इसमें जो लिखा गया है इसकी पृष्ठभूमि पर, वो मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ क्योंकि इसमें है नहीं, फिर इस पर हम बात करते। लिखा गया है, राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वसरकार से संबंधित मुद्दे। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, गांव और शहर के बीच का अंतर तेजी से धुंधला होता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की बढ़ती आकांक्षाएं और अपेक्षाएं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से गुणात्मक रूप से बहुत अलग नहीं है, और इन्हें पर्याप्त रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थानीय स्वसरकारें इनका समाधान करने के लिए सबसे उपयुक्त है, इसलिए इन्हें और मजबूत करने की आवश्यकता है। स्थानीय स्व सरकारों में 31 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिनमें से लगभग 46% महिलाएं हैं। लोकतांत्रिक प्रथाओं और परंपराओं में प्रशिक्षित और जमीनी स्तर पर काम करने का अनुभव रखने वाले नेताओं के लिए ये एक बहुत ही मूल्यवान आधार हो सकता है। भारत को विकसित देश बनाने के लिए मजबूत स्थानीय स्व सरकार आवश्यक है। इसलिए पिछले 30 वर्षों की उपलब्धियों को आगे बढ़ाने और उजागर हुई कमजोरियों को आज दूर करने की जरूरत है। इससे स्थानीय स्व सरकार अधिक प्रभावी, परिणाम परक और जवाबदेह बन पाएगी तथा संघ एवं राज्य सरकारों पर भी जन अपेक्षा का दबाव कम होगा और वह दूसरी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर पाएगी। इस दिशा में निम्नलिखित को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए। अब उसके आगे चलते हैं। आधारभूत लोकतंत्र का सशक्तिकरण, एक पार्ट जो पहला पार्ट है, इसमें है कि इसको पहले स्तर की सरकार के रूप में घोषित माना जाए। अभी क्या है, अभी हम इसको तीसरी सरकार कह रहे हैं क्योंकि भारत के संविधान में इसे पार्ट 9 में उल्लेख किया गया और लगभग 45 साल के बाद उल्लेख किया, तो मतलब लगभग आप देख 92 में हुआ है, तो लगभग आप ये मान लीजिए कि लगभग 43 साल के, मतलब इतने सालों के बाद
जिसका उल्लेख किया गया है। तो लगभग 45 साल के बाद इसका उल्लेख हुआ है। तो उसमें यह है कि अब इसे बाकायदा संवैधानिक रूप से इसको पहली सरकार का स्टेटस दिया जाए। दूसरा, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत जो प्रावधान है हटाया जाए। इसमें विशेष रूप से ये है जो कि पंचायत प्रतिनिधियों को या नगर पालिका प्रतिनिधियों को, जिसको हम कहते हैं स्थानीय स्व सरकार के चुने हुए प्रतिनिधियों को, आज उनके विरुद्ध कार्यवाही का जो अधिकार है वो अधिकार है नौकरशाहों को। अर्थात कोई भी एसडीएम, कोई कलेक्टर ये उसको सस्पेंड कर सकता है जो एकदम से अलोकतांत्रिक है, जो नहीं होना चाहिए। ये किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को हटाने का अधिकार जो है, जो चुनता है उसी को होता है। तो उसमें है कि ये जो प्रावधान राज्य के अलग अलग अधिनियमों में है उसको तुरंत हटाया जाना चाहिए और इसके लिए बाकायदा इसके लिए संवैधानिक प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि संविधान के विरुद्ध है। तो राज्य सरकारें जो अपने अधिनियम में ये डाल रही है, एक है। दूसरा है कि ग्राम सभा, इसी ग्राम सभा के प्राधिकार दायित्व तथा कार्य संचालन को स्पष्ट आकार दिया जाए, बिल्कुल बताया जाए, स्पष्ट रूप से ये होना चाहिए, उसके प्रावधान होने चाहिए। अभी कुछ भी नहीं है, आप सबको पता है, तो इसके लिए स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए। दूसरा है वार्ड सभा एवं वार्ड समितियों हेतु प्रावधान किया जाना चाहिए। ये संविधान में नहीं है, बाकायदा इसको संविधान के अंतर्गत लिया जाना चाहिए और ये किया जाना चाहिए। तीसरा है स्व सरकार हेतु लोकपाल नियुक्त किया जाए। अर्थात जो भी शिकायतें होती हैं, जैसे है ही अभी तय हो गया है कि जनप्रतिनिधियों के लोकपाल नियुक्त होगा, और यहाँ तक कि लोकायुक्त और लोकपाल का प्रोसेस है कि जो सरकारी अफसर हैं उनके खिलाफ भी लोकायुक्त है लोक। तो ये जो लोकपाल की व्यवस्था है वो की जानी चाहिए। स्थानीय स्व सरकार के लिए अलग से लोकपाल नियुक्त हो। आपके संज्ञान के लिए जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी ये हुआ है, वहां पर लोकपाल की नियुक्ति हुई है, तो प्रावधान किया गया है उनके अधिनियम में। इसे पूरे देश में इसको किया जाना चाहिए। तीसरा है कि स्थानीय सरकार में अन्य संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी को सहभागी बनाने हेतु प्रावधान है। इसमें यह है कि जो दूसरे संगठन हैं, उनके जो संगठन मीन्स उसमें दिया गया स्वयं सहायता समूह है, सहकारी समितियां हैं, युवा मंडल है, महिला मंडल है, किसान उत्पादक संगठन है। आज इस तरह के जो बिल्कुल उस गांव के संगठन हैं, जो विलेज में इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके सदस्यों को भी आमंत्रित सदस्य के रूप में उसमें शामिल किया जाए। ये चीज कई राज्यों, कुछ राज्यों के अधिनियम में है। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम के बारे में बताना चाहूंगा कि वहां पर युवक मंगल दल के जो अध्यक्ष हैं, और इसी तरह वहां पर वहां के नौजवानों को मिलाकर के एक ग्राम रक्षा दल बनना है, तो ये उनको, वो उनके अध्यक्ष को उसमें शामिल किया जाता है, बुलाया जाता है। जब भी ग्राम सभा पंचायत की बैठक होती है उसमें उनको बुलाया जाता है। तो इस तरह इसमें भी है कि उसको एक बाकायदा संसद के स्तर पर यह तय किया जाना चाहिए, जिससे कि वो उसके स्वरूप का एक वो बन सके। ठीक है, अगला चले। दूसरा है संस्थागत विकास तथा प्राधिकार का विकेंद्रीकरण। इसमें पहला है कि सेल्फ गवर्नमेंट को परिभाषित किया जाए। संविधान में सेल्फ गवर्नमेंट लिख दिया गया है, लेकिन सेल्फ गवर्नमेंट का क्या मायने होता है, इसको ये अभी तक परिभाषित नहीं है। तो इसको फर्स्ट टाइम परिभाषित किया जाना चाहिए। इसलिए परिभाषित किया जाना चाहिए कि चूंकि आज तक ये कहीं नहीं परिभाषित है। आप जानते हैं जनरल क्लॉजेज एक्ट बनता है, ब्लैक की डिक्शनरी बनती है, इलेक्ट्रॉन लॉ निष्कर्षण है, इन सब में कहीं भी इसको परिभाषित नहीं किया गया है। तो कम से कम भारत सरकार ने इसका प्रयोग किया है, क्योंकि अदर दुनिया के दूसरे राज्यों में सेल्फ गवर्नमेंट शब्द का, वहां लोकल गवर्नमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारत के संविधान में सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया है, तो सेल्फ गवर्नमेंट को ठीक से परिभाषित किया जाना चाहिए। दूसरा
कि जो प्राधिकार और दायित्व संबंधी प्रावधान है, जो आप सब लोग जानते हैं, बहुत बार उस पर चर्चा हुई है। उस पर यह हुआ है कि अनुच्छेद 243 जी की जो बात की जाती है, जिसमें पंचायतों को, नगर पालिकाओं के लिए जो बना है वो डब्लू है, 243 डब्लू है और यहाँ 243 जी है। इन दोनों में ये कहा गया है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा जिसे आवश्यक समझेगा वो प्रावधान करेगा, जिससे यह सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में स्थापित हो सके। उसमें दो चीजें जो डाली गई कि जिसे वो आवश्यक समझेगा, आवश्यक समझे उसके लिए कर सकता है, अगर नहीं समझता तो नहीं करेगा, वो कोई प्रावधान नहीं करेगा। उसकी जगह पर यह है संशोधित किया जाए, और यह संशोधन क्या लिखा जाए, उसमें एक पूरा वाक्य दिया गया है कि संविधान में यह लिखा है कि इस संविधान के प्रावधानों के अधीन राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा उपयुक्त स्तर की पंचायत को यथा आवश्यक दायित्व और प्राधिकार सौंपेगी। ये नहीं है कि वो जो सौंप सके, जो सौंप सके, नहीं, सौंपेगी। ये संवैधानिक शब्द बड़ा मायने रखता है, ताकि वो ऐसे सभी कार्यों के संबंध में स्व सरकार की संस्थाओं के रूप में अपने कार्य को संपन्न कर सकें, जो स्थानीय स्तर पर संपन्न किए जा सकते हैं, जिसमें 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों से संबंधित कार्य भी शामिल है। तो कुल मिलाकर के ये अगर लिख दिया जाए वहां पर, जो उस तरह लिखा गया इस तरह लिख दिया जाए, तो संवैधानिक बाध्यता हो जाएगी। फिर इसको कोई राज्य सरकार नकार नहीं सकती, राज्य का विधानमंडल इसको नकार नहीं सकेगा। तीसरा है जिला परिषद का गठन। वास्तव में अभी क्या है, अभी 3 पंचायतें हैं। एक पंचायत है ग्राम पंचायत, दूसरी है ब्लॉक पंचायत, तीसरी है जिला पंचायत। संविधान ने यही शब्द दिया है। ये जिला परिषद या पंचायत समिति, ये शब्द जो है राज्यों के पुराने शब्द हैं, जो अलग अलग राज्यों में प्रयोग हो रहे हैं, जो असंवैधानिक है। ऐसे शब्द वो प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान ने तय किया है कि उनपे ये 3 स्तर की पंचायतें होंगी। इसीलिए कई जगह जिला परिषद शब्द प्रयोग किया जाता है जिला पंचायत के लिए, जो कि गलत है। यहाँ जिस जिला परिषद की बात हो रही है वो एकदम अलग है। वो जिला परिषद जिला सरकार है, समझ लीजिए, प्रकारांतर से वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है। जिला परिषद का ये प्रावधान होना चाहिए, ये सुझाव दिया गया है कि ये जो ग्राम पंचायतें हैं, ये जो पंचायती राज की संस्थाएं हैं, और दूसरा जो नगर पालिका की संस्थाएं, अगर अर्थात नगर पंचायत, नगर पंचायत पालिका परिषद और नगर निगम, इन तीनों से चुने हुए सदस्यों के, इनके प्रतिनिधियों से जिला परिषद गठित होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, इसी पैटर्न पर जिला योजना समिति का तो संविधान में प्रावधान कर दिया गया, लेकिन वो जिला योजना समिति किसके प्रति जिम्मेदार है और किसके द्वारा संचालित है? वो राज्य सरकार के द्वारा संचालित है। जबकि अगर जिला परिषद बन जाए तो उसमें आगे वही है कि जिला योजना समिति को भी उसके अंदर समाहित कर दिया जाए, अर्थात जिला उसके अंडर में आ जाएगी। तो पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग जो होगी सही अर्थों में जिला सरकार के अधीन हो। तो इसीलिए तार्किक यही है, क्योंकि वो अधूरा प्रावधान है। जब तक ये नहीं होता उस प्रावधान का फिर कोई अर्थ नहीं निकलता। तो इसलिए जिला परिषदों के गठन का रखा गया है उसमें। फिर है न्याय पंचायतों के प्रावधान को। आप सबको पता है कि आज की तारीख में भी करीब 8-9 राज्य ऐसे हैं जिला जहां पर न्याय पंचायतों के प्रावधान है। कभी सारे राज्यों में थे, बिहार को छोड़ करके सब जगह निष्प्रभावी है। बिहार में बहुत अच्छे ढंग से ग्राम कचहरियां काम कर रही हैं, बाकी और राज्यों में नहीं। भारत की संसद में भी न्याय पंचायत अधिनियम 2009 ऑलरेडी प्रस्तुत किया गया है, अभी भी वो प्रवर समिति के पास है। क्योंकि न्याय पंचायतें अगर गांव के विवाद गांव में निपटाए जाने लगेंगे तो जाके गांव की सद्भावना और गांव का भाईचारा सुरक्षित हो सकता है, और तभी जाकर के ग्राम सभाओं का स्वरूप भी निखर सकेगा। अन्यथा ये सब बेमानी हो गई है सारी चीजें कोर्ट कचहरियों के चक्कर में। इसीलिए न्याय पंचायतों के प्रावधान को इसमें मुख्य रूप से रखा गया है।
अगला है पंचायती राज संस्थाओं से बाहर समितियों एवं उपकरणों का गठन न किया जाए। आप सबको पता है कि पंचायती राज पंचायत की समितियां हैं, लेकिन उन सारी समितियों के पैरेलल शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग या जल जल संसाधन मंत्रालय, ये सारे लोग पैरेलल कमेटियां बनाते चले जा रहे हैं। परिणाम ये हो रहा है कि ग्राम पंचायत जो एक संवैधानिक संस्था है, जो सेल्फ गवर्नमेंट है, गांव सरकार है, उसकी समितियों का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो यह है कि, और ये बार बार चीजें कही भी गई है, ये जो मैं कह रहा हूं इनमें से बहुत सारे प्रावधान हैं जो भारत सरकार द्वारा बनाई गई कमेटियां, 2007 में एक द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बना था, उस आयोग ने बहुत सारी चीजों को रिकमेंड किया है, बहुत सारी चीजें, लेकिन वो आयोग की रिपोर्ट कहाँ चली गई आज तक लोगों को पता नहीं है। इसलिए उसमें से भी बहुत सारी चीजें निकाल कर यहाँ रखी जा रही है। दूसरा, सीटों के रोटेशन प्रणाली की सुव्यवस्था की जाए। ये जो सीटें हैं उनके प्रतिनिधियों को, उन्हें रोटेशन प्रणाली में रखा जाए तो बहुत लोगों को उसके अवसर मिल सकते हैं अपने कौशल को, अपनी प्रतिभा को निखारने का। नहीं तो पता चला कि एक ही व्यक्ति, दो ही व्यक्ति, ऐसे ही काम चलता जाता। अंतिम है जो तीसरे लेवल पर है, फिर इसमें एक और है जो छूट गया तीसरे स्तर पर, कार्यकर्मी और कोष का हस्तांतरण। आप सबको पता है, इसकी बात बहुत बार हो चुकी है कि जब सब्जेक्ट की बात की जाती है तो सब्जेक्ट से जुड़े हुए तीन चीजें होती हैं। अगर जैसे शिक्षा का विषय दिया गया तो शिक्षा के सारे कार्य, उसको प्राथमिक शिक्षा के सारे कार्य सौंप दिए जाने चाहिए, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के। दूसरा, कार्य ही नहीं, उनके कर्मचारी भी पंचायतों को सौंप दिए जाने चाहिए, और सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, कोष भी सौंप दिया जाना चाहिए। यही है असली विकेंद्रीकरण। जो सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है वो कार्यकर्मी और कोष के हस्तांतरण का होता है। तो वो हर जगह गैप है, उसमें उसकी बात उठाई गई है। जो तीसरा भाग है वो वित्तीय सशक्तिकरण है, तो आर्थिक विकेंद्रीकरण का है। इसके अंतर्गत स्थानीय सरकारों के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए दो चीजें, एक तो स्थानीय स्व सरकार की समेकित निधि की स्थापना की जाए, बाकायदा एक फिक्स जो है वो निधि होनी चाहिए हर सरकार की, जिससे उसका जैसे हर सरकारों का होता है। दूसरा कि वैधानिक आधार पर स्थानीय स्व सरकारों को जीएसटी के हिस्से का स्थानांतरण सुनिश्चित किया जाए। अभी क्या है, अभी संविधान में ये हो गया था कि जो राजस्व आएगा उस राजस्व का एक हिस्सा दिया जाएगा। ये चीज तो राज्य सरकार के लिए भी है, और दिया जो केंद्र का होता है उसमें से योजनाओं के नाम पर और कुछ स्थापना मद के नाम पर वो राज्य सरकारों को दिया जाता है। तो ये जो तीसरी सरकार बन गई है संविधान के हिसाब से, सेल्फ गवर्नमेंट, उसको भी लेकिन जीएसटी सिर्फ दो के बीच में ही क्यों रहे, केंद्र संघ सरकार और राज्य सरकार के, उस जीएसटी का हिस्सा लोकल गवर्नमेंट को भी जाना चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट को भी जाना चाहिए। ये एक सुझाव दिया गया है और इस पर लिख करके बहुत डिटेलिंग की गई है। इसमें जब आप देखेंगे, आप लोगों को जो मिला होगा, देखा होगा, बहुत डिटेलिंग की गई थी। उसके अलावा क्या कुछ चीजें हैं कि भू राजस्व और परिसंपत्ति का जो वो है सारी, उसको भी मुद्रीकरण किया जाए। जो भू राजस्व है उसको भी बाकायदा इनके साथ जोड़ा जाए। कराधान की शक्तियां इनको प्रदान की जाएं, क्योंकि कहा है संविधान ने कि कराधान की शक्तियां इनको दी जाए, लेकिन राज्य सरकारें कहीं भी उस तरह की शक्तियां नहीं प्रदान कर रही हैं, बल्कि वो पूरी तरह से अपने गिरफ्त में रखती हैं कि हमसे अनुमति लेंगी या हम जैसा चाहेंगे। ये ठीक है, उनकी सलाह और उनके साथ उसमें सामंजस्य होना चाहिए, लेकिन वो शक्तियां जो हैं वो दी जानी चाहिए। दूसरा है कि सार्वजनिक बांड, दीर्घकालिक सार्वजनिक बांड जारी करने के लिए अधिकृत किया जाए उनको। केंद्र एवं राज्य की योजनाओं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए जितनी भी केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की योजनाएं हैं, स्कीमें हैं, सब में एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट होती है। जैसे उदाहरण के लिए एमजी नरेगा में 6% जो है वो आयोजना व्यय है,
उस 6% का जितना है, मान लीजिए 48,000 करोड़ या 50,000 करोड़ का बजट है, तो उसमें से आप जोड़ सकते हैं 6% निकाल लीजिए, 3,000 करोड़ रुपया वो जो है वो स्थापना व्यय वो है, जिसको हम कहते हैं कि उस तरह के है आयोजना और स्थापना व्यय। ये जो आयोजना और स्थापना व्यय है, इस व्यय पर सारा का सारा जो अधिकार है, वो कुछ हिस्सा उसका केंद्र सरकार अपने पास रख लेता है, बाकी राज्य को दे देता है, और राज्य ही सिर्फ उसको सारे खर्चे करता है। जितना उनके बहुत सारे खर्चे हैं, गाड़ियां खरीदना, अफसरों को सारे जो सुविधाएं दी जाती हैं, बहुत सारे अनावश्यक कर्मचारी रख लिए जाते हैं, ये सब उसी स्थापना व्यय में किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में। ग्राम पंचायत के स्तर पर जहां पर एमजी नरेगा का सारा काम हो रहा है, वहां पर कोई वो नहीं जाता। ये मैं एक स्कीम की बात बता रहा हूं, इसी तरह सारी स्कीमों में है। तो प्रस्ताव ये दिया जा रहा है कि ये सारी स्कीमों का एक हिस्सा तय कर दिया जाए उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट का, जो ग्राम पंचायत के स्तर पर जाएगा। और ग्राम पंचायत में वो जब जाएगा तो वो इतना हो सकता है कि अभी जो ये लोग पंचायत प्रतिनिधि कहते हैं हमारा मानदेय बढ़ा दिया जाए, ये कर दिया जाए, और राज्य सरकार के हाथ फैलाए रहते हैं, ये अपनी ग्राम सभाओं में बाकायदा फिर ग्राम सभा मजबूत बन जाती है, तो अपनी ग्राम सभाओं में खुद प्रस्ताव पास करके मानदेय को तय कर, ग्राम सभाएं खुद तय करें और देखें कि उनके सरपंच को कितना काम पड़ रहा है, कितनी यात्राएं कर रहा है, तो वो तय करें कि उसको क्या ऑनरेरियम मिलना चाहिए और क्या उसका भत्ता होना चाहिए, उसके वार्ड मेंबर को, पंच को क्या होना चाहिए, दूसरी चीजें क्या हो सकती हैं, इन सब में उनको बड़ी आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट उनको मिल सकता है इस तरह से। तो ये एक किया गया है। फिर है राज्य वित्त आयोगों के गठन की बात की गई है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए, और ऑडिट रिपोर्ट पर कार्यवाही है तो अलग से एक बाकायदा लीगल बॉडी बनाई जाए। क्योंकि अभी क्या है, अभी तो सब ऐसे हो रहा है, ठीक से ऑडिट नहीं हो रहा है, ऑडिट रिपोर्ट आ भी जाती है तो उस ऑडिट रिपोर्ट पर किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं बन रही है, कहाँ गड़बड़ियां हो रही हैं, सब भारत सरकार कहीं भी राज्य सरकार को जा रही ठंडे बस्ते में डाल दिया जा रहा है। तो उसके लिए यह है कि इस पर एक बाकायदा सुनियोजित एक विधिक इकाई बनाई जाए, निकाय बनाया जाए, जिससे इस चीजों को किया जाए। चौथा है सहायक संवैधानिक व्यवस्था को लेकर के। आगे बढ़िए, नेक्स्ट, सहायक संवैधानिक व्यवस्थाएं। पहला है सहायक संवैधानिक के स्थानीय स्व सरकार मंत्रालय की स्थापना की जाए। पंचायती राज मंत्रालय अलग से बना था, अभी भी पंचायती राज मंत्रालय है, लेकिन ये उसे पंचायत मंत्रालय कहने के बाद स्थानीय स्वशासन का मंत्रालय कहा जाए, स्व सरकार का मंत्रालय कहा जाए। पहली चीज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मंत्रालय है, जिसमें नगर पालिका और पंचायत दोनों शामिल की जानी चाहिए, और उसकी बाकायदा उसको फुल फ्लेज किया जाए। अभी तो है नहीं, अभी तो ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक हिस्सा बन करके रह गया है, तो इसको फुल फ्लेज किया जाए, एक माह। दूसरा है स्थानीय स्व सरकार का परिसीमन आयोग बनाया जाए। अभी आपको सबको पता है कि चुनाव से पहले परिसीमन किया जाता है, विशेषकर ग्राम पंचायतें इसको सबसे ज्यादा भोगती हैं। ग्राम पंचायत को कितनी बार तोड़ दिया जाएगा, कहाँ आगे पीछे कर दिया जाएगा। वार्डों का जो परिसीमन होता है उसमें किसी दूर के गांव उसी बगल का जो परिवार है वो वार्ड नंबर 2 में चला गया है, दूसरा वार्ड नंबर 3। ये जो है ये राज्य सरकार के कर्मचारी करते हैं, वो लेखपाल, और ये किसी संवैधानिक संस्था के अधीन होना चाहिए। क्योंकि इस तरह का परिसीमन जब संघ और उसमें होता है, केंद्र राज्य सरकारों के चुनाव क्षेत्र में, तो वहां बाकायदा उसके लिए एक कमीशन बना हुआ है। ठीक उसी तरह अगर चुनाव आयोग बन गया, वित्त आयोग बन गया, तो परिसीमन आयोग भी बनना चाहिए, तभी तो जाकर के वो व्यवस्था ठीक होगी। तो वो परिसीमन आयोग की मांग की गई है। दूसरा ये है कि अभी जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के परस्पर क्या संबंध होंगे, उसकी समीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित है।
मांग ये है कि, और वो संवैधानिक प्रावधान है, मांग ये की जा रही है कि राज्य सरकार और स्थानीय स्व सरकार, इनके बीच में भी एक आयोग गठित, इनके संबंधों की समीक्षा के लिए भी आयोग गठित किया जाए। जैसे वहां है इसके संबंधों के बीच, चूंकि आज भी दोनों के बीच का संबंध क्या है, वो अपनी एक बॉडी समझते हैं उसको, उसका जो अपना संवैधानिक वजूद है वो राज्य सरकारें स्वीकार ही नहीं कर पा रही। तो उसके लिए आयोग बनेगा तो उनके रिलेशनशिप को ठीक से व्याख्यायित करेगा और उस पर बीच बीच में समीक्षा भी करता रहेगा वो। ये है अगला, नेक्स्ट जो अंतिम है, पांचवा, कार्य एवं व्यवहार हेतु क्या प्रावधान होंगे किए जाने। एक तो पंचायत कैडर का प्रावधान, अभी तक क्या है, अभी तक राज्य सरकार का कैडर है, इसे पंचायत कैडर कहे या स्थानीय स्व सरकार का अपना कैडर कहे, तो हम इसे कह सकते हैं स्थानीय स्व सरकार का अपना कैडर। अनिल जी इसको जरा संशोधित कर लीजिएगा, पंचायत कैडर की जगह स्थानीय स्व सरकार का के कैडर का प्रावधान हो। कई राज्यों ने किया है, केरल में है, पश्चिम बंगाल में है, कर्नाटक में है, लेकिन उत्तर भारत के और गुजरात, राजस्थान, ज्यादातर राज्यों में नहीं है। राजस्थान लंबे अरसे से कह रहा है कि वो पंचायत का अलग से कैडर बनाएगा, लेकिन अभी तक उस कैडर को नहीं बना रहा है। दूसरा, ये जो भू स्थानिक मास्टर प्लान है, ये जो पूरा एक मास्टर प्लान तैयार होता है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तो सब जगह हो रहा है, ग्राम पंचायतों का भी मास्टर प्लान बनने लगा है, तो इनके बाकायदा मास्टर प्लान ठीक से तैयार होने चाहिए और जो तैयार हो उसे स्व सरकारों से अनुमोदित कराया जाए। अगर गांव का आप मास्टर प्लान बना रहे हो तो गांव पंचायत से अनुमोदित होना चाहिए, ब्लॉक का बन रहा है तो ब्लॉक के लेवल पर, तो जो भी स्थानीय स्व सरकार है वो मास्टर प्लान, वो स्थानिक मास्टर प्लान से होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो मान लीजिए एक गांव, दो गांव, चार गांव, इस तरह है, ये है संविधान कहता है कि इस तरह करना चाहिए, लेकिन वो बहुत शार्ट में होकर के रह गया है, चुप रह गया है कि अगर मान लीजिए 3-4 पंचायतें या 3-4 ब्लॉक या 3-4 जिले की जिला पंचायतें अगर मिल करके कोई काम करना चाहती हैं, जिसको कहते हैं ना कि वो आपस में एक संयुक्त रूप से दो या दो से अधिक स्थानीय स्व सरकारें एक साथ आ सकती हैं और संयुक्त रूप से विकास परियोजनाओं बना सकती हैं, तैयार कर सकती हैं, और इसके लिए बाकायदा आवश्यक प्रावधान नियमों में, कानूनों में करने की आवश्यकता है, ये किया जाना चाहिए। दूसरा है कि संविधान, जब ये कहा गया है कि भूमि जो है, कृषि भूमि, ये सब 29 सब्जेक्ट का हिस्सा है और इस पर प्लान बनाने का, जमीन पर जो 12वीं अनुसूची है उस पर नगर पालिकाओं को अधिकार संविधान देने की बात करता है, उनका सब्जेक्ट बताता है। तो भू प्रबंधन पर स्थानीय सरकारों को बाकायदा अधिकार दिया जाना चाहिए, जो अभी डिटेलिंग नहीं है, सिर्फ वो कह दिया गया संविधान में, उसकी डिटेलिंग नहीं है। और चूंकि अगर ये होता तो ये जो विकास प्राधिकरण है इनका कोई औचित्य नहीं रहेगा। जो शहरी विकास प्राधिकरण बने हैं, क्योंकि वो गैर संवैधानिक, वो तो एक जैसे योजना आयोग को खत्म कर दिया गया, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था भारत सरकार का, ठीक उसी तरह का ये जो हर जगह विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं, ये भी प्रशासनिक निर्णय है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद इनका कोई औचित्य नहीं रह जाता, ये असंवैधानिक। या तो ये नहीं कहा जा रहा है इनको खत्म कर दिया जाए, बल्कि इनको उसके अधीन कर दिया जाना चाहिए, वो उसके अधीन होने चाहिए, क्योंकि पूरा उसको सरकार का स्टेटस मिले, स्थानीय स्व सरकार को। दुनिया के दूसरे देशों में इस तरह के सारे प्रावधान मिलते हैं जहां लोकल गवर्नमेंट है। तीनों स्तरों की पंचायतों में तालमेल बना रहे, क्या हो, इसके कोई प्रावधान न तो संविधान ने इस पर कुछ, साइलेंट रह गया है, और राज्य के ज्यादातर राज्यों में राज्य के अधिनियम भी साइलेंट है। इसको बहुत स्पष्ट किया जाना चाहिए जिससे उनके बीच एक समन्वय और कोऑर्डिनेशन बना रहे।
क्योंकि ये भी एक सरकार है और सूचना के अधिकार के अंतर्गत आती है। तो सूचना के अधिकार का ग्राम पंचायत के स्तर पर, पंचायती राज में अगर हम देखें तो सिर्फ जिस स्तर की पंचायत है वहीं पर अपील किया जा सकता, वहीं से सूचना ली जा सकती है। लेकिन अगर वहां से सूचना नहीं मिलती है और उसमें है तो फिर सीधे राज्य सरकार को चली जाती है आगे की कार्रवाई। उसके लिए एक अपीली प्राधिकरण नहीं है, जहां स्थानीय स्व सरकार के सूचना के अधिकार आरटीआई के अंतर्गत एक द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया जाए, जिससे सही निर्णय लिए जा सके। ये कुल मिलाकर के ये था। और नगर पालिकाओं के लिए अलग से कुछ प्रावधान किए गए हैं, जिसका इसमें शायद वो नहीं किया है, नहीं है। उसमें भी नगर पालिकाओं के लिए अलग से भी उसमें शामिल है, जो आपको गया होगा उसमें देखा होगा, यहाँ पावर पॉइंट में नहीं है। यहाँ भी है कि दो चीजें हैं नगर पालिकाओं के लिए। एक तो है वहां वार्ड समितियों का प्रावधान किया गया है, लेकिन वार्ड समितियां वार्ड के स्तर पर होगी। वार्ड 1 लाख की आबादी का होता है, 1.5 लाख की आबादी का होता है। तो 1.5 लाख की आबादी पर 10 लोगों की वार्ड समिति कोई मायने नहीं रखती। पावर बहुत दिया है, संविधान में भी ने कहा है विधानमंडल उसको पावर देगा, लेकिन कई राज्यों के विधानमंडलों ने उसमें अधिकार दिए, लेकिन वार्ड समिति का स्ट्रक्चर सही नहीं है। इस दृष्टि से झारखंड में जो वार्ड समितियां हैं उनका ढांचा बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया है। वहां पर हर बूथ के लेवल पर क्षेत्र सभा बना दी गई है, जो ग्राम सभा के तर्ज पर काम करे, ऐसा है। और क्षेत्र सभा का जो एक प्रतिनिधि होगा वही वार्ड समिति का मेंबर बनेगा जाकर के। तो इस तरह वहां पर क्षेत्र समिति और फिर क्षेत्र कमेटी बनती है। उस कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वो जाकर के वार्ड कमेटी का सदस्य। तो इसमें मतदाताओं को सीधे जोड़ दिया गया है। और प्लानिंग बनाने का पूरा का प्लानिंग में और सब में, जैसे आपके यहाँ जीपीडीपी है उसी तरह उनके यहाँ। तो ये प्रावधान झारखंड ने अपने अधिनियम में किया है, लेकिन झारखंड के अलावा देश के किसी राज्य में इस तरह के प्रावधान नहीं है। इसको अगर संविधान थोड़ा और ठीक कर दे तो सब जगह ये हो सकता है। इस तरह कई चीजें की गई हैं, तो उसमें दिया गया है, जिसको बाद में हम आपको भेज देंगे। उसमें यह है कि महानगरों का एक मंडलीय कार्यालय स्थापित किया जाए, जो नहीं है। और महापौर या अध्यक्ष को मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया जाए। अभी तो जो कमिश्नर होता है सारा पावर उसके पास है, महापौर के पास कोई पावर ही नहीं है। नगर निगम और महानगरों में महापौर का एक मंत्रिमंडल गठित किया जाना चाहिए, बाकायदा इनका मंत्रिमंडल बने, क्योंकि कोई मंत्रिमंडल नहीं है इनका, जिसको एग्जीक्यूटिव कमेटी एक तरह से हो। और इसमें जो पार्षद हैं उनमें से ही कुछ लोग चुने जाएं और उन्हीं को मिलाकर एक मंत्रिमंडल बने, जिससे बेहतर तरीके से काम कर सके। और बाकी तो यही है कि जो मास्टर प्लान है, अब वो किसी शहर का जो मास्टर प्लान बनता है वो नगर पालिकाओं द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए। तो इस तरह ये एक जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में उसको मजबूत और सशक्त करने के लिए, ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने के लिए, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का व्यवहार हो सके, उस दृष्टि से ये तैयार किया गया है। तो ये आपके सामने प्रस्तुत है। कोशिश की है कि इसको डिटेल में प्रस्तुत कर दें। अब इस पर आप लोगों के विचार आमंत्रित किए जा रहे हैं। जी पंक्ति जी, आपसे ही शुरू करें। पंक्ति जी। जी, एक्चुअली सबसे पहले तो धन्यवाद। बहुत ही अच्छी तरीके से डाले हैं। मतलब ये जो हम चाहते थे, तीसरी सरकार अभियान में जो हमारे उद्देश्य थे उसको बहुत अच्छी तरीके से इस मैनिफेस्टो में क्या पॉइंट्स चाहिए उसमें डाला गया है। खास करके उसको जिसके 5 डिफरेंट डिफरेंट विभागों में बांटा गया है, तो वो बहुत ही अच्छा रहा, ताकि उसको कहाँ पर हम कानून की बात कर रहे हैं या कहाँ पर हम वित्तीय अधिकार मिलने की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट हो जाता है। मैं सिर्फ इसमें 2 ही बातें जोड़ना तो एक्चुअली थोड़ा सा स्पष्टीकरण के कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाहूंगी कि ये जो जैसे एमपी और एमएलए का लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड रहता है,
और जी। उनको हाँ उनको और वो उनको अधिकार भी रहता है कि वो किस तरीके के कामों में उन फंड्स को इस्तेमाल कर सके। गुजरात में डिस्ट्रिक्ट पंचायत के मेंबर्स के पास भी 25 लाख का लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड पहले हुआ करता था। उसके बाद उसको स्टेट ने बोला हम पैसे नहीं देंगे और उसको बंद करवा दिया, और जी। अभी उसके बाद वो कुछ भी नहीं है। ये तो और डिस्ट्रिक्ट यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग मैनेजमेंट ऑफिसेस हैं मतलब हर जगह डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पंचायत और ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग ऑफिसेस के बीच में कोई भी ताल्लुकात नहीं रहते हैं। और वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी जो है वो कम्प्लीटली ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस बन जाता है, और वो कम्प्लीटली ब्यूरोक्रेसी से ओवर मतलब पावर होती है, ब्यूरोक्रेसी ओवर पावर करती है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत को नहीं देखती है। तो गांव से आया हुआ जो प्लानिंग रहता है, जिसको हम जीपीडीपी के प्रोसेस से आया हुआ रहता है, उसको ये ओवरलुक किया जाता है। तो इसको हम कैसे डाल सकते हैं ताकि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आधारभूत हमारी जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनके आधार पे रहे, ना कि वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर्स जो आईएएस ऑफिसर रहता है उसके हाथ में रहे। ये एक पॉइंट था। और दूसरा था कि बहुत सारे पंचायती राज एक्ट में कलेक्टर हैज द पावर, उनको पावर है बहुत सारी चीजों में, जैसे ऑडिट के पैराज हों, अगर इनको हटाया, अविश्वास की दरखास्त से हटाया पंचायत के इसको, तो डीडीओ को पावर मिलता है आगे। तो इस तरीके के ब्यूरोक्रेटिक पावर्स जो कहीं ना कहीं 1947 के पहले से भी अगर हम देखें उसको, तो कुछ एक राज्यों में से तो वहां से वो आया पूरा कॉन्सेप्ट। तो हम कैसे इसको चैलेंज मतलब कैसे इसको टैकल करें या क्या उस संदर्भ में डिमांड करें, ये दो चीजें मुझे एक्चुअली वो सुझाव से ज्यादा तो कंसर्न है। ओके, ओके। बहुत बढ़िया सवाल आपने उठाया है। मैं नीचे से चलूंगा। एक तो जो कलेक्टर का अधिकार है उसको वही किया गया है, आप पढ़ के सुनाया था आपको, जिसमें एक शब्द है कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत के प्रावधान हटाए जाएं, जिसमें फिर व्याख्या है, राज्यों से आग्रह किया जाए कि वे राज्य पंचायती राज अधिनियमों और नियमों के साथ साथ राज्य नगर पालिका अधिनियम उन सभी प्रावधानों को तुरंत हटा दें जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत है और निर्वाचित प्रतिनिधियों की तुलना में नौकरशाहों को अनुचित शक्ति देता है। इसमें वो सब आ गया है। फिर स्पष्टीकरण है, कई राज्य पंचायती राज नियमों और नियमों में ऐसे प्रावधान हैं जिसके तहत कलेक्टर ओब्लिक आयुक्त किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को निलंबित कर सकता है या और भी कोई एक्शन ले सकता है। यह स्पष्ट रूप से अलोकतांत्रिक और नौकरशाहों को अनुचित शक्ति देता है। बहुत साफ साफ लिखा गया है। ओके, या तो एक तो ये, दूसरा आपका था जिला योजना समिति का। वही मैं कह रहा था कि जिला योजना समिति अभी भी कलेक्टर उसका सचिव बना दिया जाता है और जो इंचार्ज मिनिस्टर होता है वो उसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। हाँ बिल्कुल। तो कुल मिला के कुछ हुआ ही नहीं, फिर जनप्रतिनिधि कहाँ रह गया। इसलिए कहा जा रहा है, एक प्रस्ताव दिया गया है कि ये तभी संभव है जब जिला परिषदें हो जाए, जिला परिषद बन जाएगी तो ये जिला परिषद जिला सरकार होगी और ये पूरी की पूरी जिला योजना समिति जो है वो जिला सरकार के अधीन, जिला सरकार के लिए होगी, उसकी आनुषंगिक बॉडी होगी ये जिला योजना समिति। ये प्रस्ताव दिया गया है। इसमें जो शब्दावली प्रयोग की गई है वो मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ, उससे शायद चीजें ज्यादा साफ हो। बस एक मिनट देखेंगे वो, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को शामिल करके सभी जिलों में जिला परिषद का गठन किया जाना चाहिए। ये संविधान के अनुच्छेद 243 जी और 243 डब्ल्यू के अनुसरण में अधिकारों का प्रयोग करने तथा कार्यों को संपन्न करने के लिए अधिकृत होनी चाहिए। अर्थात जो बार बार कहा गया है कि एज सेल्फ गवर्नमेंट वो काम करेंगी ये संस्थाएं दोनों, और उनको अपने विषयों से उन्हें पूरा अधिकार दिया जाएगा। तो जो भी ये प्रावधान होंगे वो सबके अंतर्गत ये जिला परिषद उसकी समन्वित बॉडी होगी, वो अधिकृत की जाए। ऐसी स्थिति में जिला योजना समिति डीपीसी जिला परिषद का सलाहकार अंग बन सकती है।
जिन शहरी क्षेत्रों में नगर नियोजन का कार्य विकास प्राधिकरणों द्वारा किया जा रहा है, वहां इसे जिला परिषद का तकनीकी आयोजना का अंग बना दिया जाए। बिल्कुल। अर्थात ये जो पैरेलल बॉडीज हैं, जो राज्य सरकार जिनको यूज कर रही है, उसको बाकायदा जिला परिषद के अंतर्गत कर दिया जाए। बिल्कुल। ये हुआ। दूसरा, जो एकदम। तीसरा आपने सवाल उठाया है पंकि जी, वो उठाया है एमपी फंड का लेकर के। वास्तव में ये एमपी फंड और एमएलए फंड बिल्कुल अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है, पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। जब सरकारें हैं और जनता द्वारा चुनी गई सरकारें हैं, तो काम तो उन सरकारों के साथ होना चाहिए। विशेष करके ये जो फंड दिए गए हैं एमएलए, वो जो नगर पालिकाओं के और पंचायतों के थ्रू जो बजट यूज किया जाना चाहिए, उसको एमएलए और एमपी फंड में डाल दिया गया है। वो इसी वो सारा का सारा चीज, ये बजट जो है वो स्थानीय स्व सरकार का बजट है, क्योंकि ये लोग जाके गांव में ही तो काम करवाते हैं मोटी तर, या ब्लॉक में काम करवाते हैं। तो ये पैरेलल पूरी सत्ता खड़ी की जा रही है, और उसके पीछे बहुत पॉलिटिकल वो है, वो आप समझ ही रही उसके पीछे क्या है। तो उसी तरह ऐसे किसी गैर प्रैक्टिस को अगर हम कहते हैं कि इनको भी दिया जाए, तो हम उसका समर्थन करते हैं। अंडरस्टैंड। बजाय कि हम उसको कंडम करें ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का, हम उसे समर्थन करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे से थोड़ा बचना होगा मेरे ख्याल से। या आई गॉट आप क्यों क्या कह रहे हैं वो, ठीक है। जी जी। यस तो यस। या और एक ही बात, जी जी, हाँ, जी पंचायत जी परिषद, यहाँ गुजरात में 1965 में पंचायत परिषद का गठन हुआ। जी वो एक जी ऑटोनोमस बॉडी है जिसमें सभी पंचायतें, ब्लॉक पंचायतें और जिला पंचायतें मेंबर है। जी और वो बहुत अलग अलग कार्य करती है, ट्रेनिंग से लेके सरकार के साथ के एडवोकेसी के इश्यूज को लेके। और बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट यही था कि जहां पर स्थानीय सरकारों को उनके मतलब उनको जो हक मिलने चाहिए और उनको जो अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में भी, और स्थानीय सरकारों को और मजबूत बनाने के लिए क्या करनी चाहिए, कौन सी नीतियां होनी चाहिए, उसके ऊपर भी वो काम करें। ऐसा जी दूसरी कोई और एक राज्य में भी पंचायत परिषद है। बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट बहुत केरल अच्छा में, था। केरल हाँ, में है। लेकिन अभी वो पंचायत परिषद कुछ ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, सिवाय के कुछ एक दो हम्म कार्य, पांच छह कार्यों में से। बट क्या हम ये पंचायत परिषद अगर इस वर्थ जो पंचायतों को मजबूत करने के कॉन्टेक्स्ट में, नहीं तो फिर क्या होता है, पंचायतों को मजबूत करने का कॉन्टेक्स्ट हम आज के दिन में गाँव में वो सेल्फ तरीके से होगा, ये सोचना थोड़ा सा ज्यादा ये हो जाता है। इसके ट्रेनिंग से लेके उसका अवेयरनेस और ग्राम सभा का मजबूतीकरण का काम भी सिर्फ विकेंद्रीकरण से होगा नहीं, क्योंकि वो नीचे आज भी जो लोग चुन के आ रहे हैं वो शायद बिल्कुल ही सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से भी पीछे हुए हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में एक ड्राइविंग फोर्स सॉरी एक ड्राइविंग फोर्स के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा, जो हम पंचायत विभाग को नहीं देख सकते, क्योंकि पंचायत विभाग फाइनली वो राज्य सरकार का ये रहता है पूरा। तो हम वो क्या इंडिपेंडेंट स्टेट लेवल पे ये देखें कि जो इस कॉन्सेप्ट को बाधा ना पहुंचाते हुए उसका मजबूतीकरण के लिए काम करें। यहाँ दो तरह के प्रयोग हो रहे हैं। एक था अखिल भारतीय पंचायत परिषद। अगर गुजरात पंचायत परिषद उसी का रूप है तो अलग बात, नहीं जानता मैं। ओके। अखिल भारतीय पंचायत परिषद को बलवंत राय मेहता ने बनाया था, और जयप्रकाश नारायण उसके अध्यक्ष थे। वो बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण संस्था थी। और अब जिसमें को बलवंत राय मेहता और जेपी, जिसके वो लक्ष्मीमल सिंह जी, जिसमें रहे हो, जिस संस्था के अध्यक्ष रहे हो, उस संस्था को बल्कि 14 एकड़ जमीन दिल्ली के बीच, दिल्ली में जमुना पार सरकार ने सौंपा दिया है। उसमें से 7 एकड़ सरकार ने बाद में ले लिया, अभी भी 7 एकड़ उनके पास है। वो अखिल भारतीय पंचायत परिषद आज सबसे बड़ा अखाड़ा बन गई है वो जमीन के कारण। आज उसके 3 अध्यक्ष हैं, तीनों आपस में लड़ रहे हैं। जब तक गुजरात के एक सज्जन थे जो उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उसको चलाया था। लास्ट अध्यक्ष बने थे सहदेव जी या क्या नाम था, उन्होंने उसको बहुत अच्छे ढंग से चलाया था।
मुझे अगर ये गुजरात पर और हर राज्य में राज्य पंचायत परिषदें बनी, बिहार उसमें मुख्य रूप से माना जाता है और उसकी बहुत बड़ी बिल्डिंग भी है बिहार में, और बिहार इसमें मेन रोल प्ले करता रहा, क्योंकि जेपी उन्हीं का कार्य क्षेत्र होता था बिहार में। लेकिन आज की तारीख में वो बहुत दुर्दशा में है और अभी उसको नोटिस भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दे दिया है जमीन वापस लेने का, क्योंकि उसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा बल्कि दुरुपयोग हो रहा है। खैर, लेकिन अगर उस तर्ज पर है जिस तर्ज पर केरल वाला है, केरल ने क्या किया है, पंचायत फेडरेशन बनाया है। पंचायत फेडरेशन में सभी स्तर की पंचायत है, ग्राम पंचायत उसमें ये नहीं है, प्रधान फेडरेशन नहीं है, सरपंच फेडरेशन नहीं है, वो पंचायत फेडरेशन। पंचायत जो एक यूनिट है, तो पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, वो अपना एक प्रतिनिधि चुनेगी या उनका चुना हुआ अध्यक्ष ही उसका सदस्य होगा, जैसा भी वो तय करें। तो इस तरह कहा है और बाकायदा वहां के राज्य के अधिनियम में उसको मान्यता है। ठीक है। इसके अलावा कोई प्रयोग देश में अभी नहीं चल रहा है। ज्यादातर जो फेडरेशन और इसका प्रयोग चल रहा है वो चल रहा है मुख्य रूप से कहीं सरपंच संगठन बना हुआ है, कहीं प्रधान संगठन बना हुआ है, कहीं पर मुखिया संगठन बना हुआ है और कहीं पर वार्ड मेंबर संगठन बना हुआ है, संघ बना हुआ है, और ये सब अपने बहुत ही सीमित हितों के लिए अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। इनका पंचायती राज सिस्टम से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। निश्चित रूप से इधर कुछ दिनों से पंचायत फेडरेशन की आवाज देश में उठने लगी है, और इवन यहाँ तक कि विजयानंद जी का भी ये सुझाव है, विजयानंद जी समझ रहे हैं जो सेक्रेटरी रहे हैं, सुनील कुमार जी ने भी कई बार इस सवाल को उठाया है। अभी विशेष करके पिछले सितंबर में जब राष्ट्रीय चिंतन शिविर हुआ था वहां पर NIRD में, तब भी उन्होंने बहुत जोरदार ढंग से अपने समापन भाषण में इस आवाज को उठाया था कि पंचायतों के फेडरेशन बनने चाहिए। तो निश्चित रूप से आपका ये सुझाव इसमें शामिल किया जाए कि पंचायत फेडरेशन को लेकर, क्योंकि हर राज्य में पंचायत फेडरेशन बने और एक फिर अखिल भारतीय पंचायत फेडरेशन भी बने। अब परिषद कहने से यहाँ पर जो पंचायत परिषद है उसको बाकायदा 3 अधिकारी और कर्मचारी राज्य सरकार की तरफ से दिए जाते हैं विद देयर सैलरीज एंड ऑल, और उनको उनका मतलब ऑटोनोमस ये करने के लिए रिसोर्सेज भी पूरी तरीके से दी जाते हैं। मतलब पंचायतों का जो मेंबरशिप फीस है वो उनका मेजर रिसोर्स है, और फिर उसके साथ और उनको अगर पैसे चाहिए तो वो राज्य सरकार उनको देती है। उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वो प्रावधान है, और प्लस उनको जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो है ही दिया हुआ, काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है। बट जो ऑफिसर्स हैं वो 3 ऑफिसर्स गवर्नमेंट की तरफ से उनको दिए जाते हैं हर बार। तो ये जरा एक बार आप चेक कर लीजिएगा जो मैं कह रहा था कि अखिल भारतीय पंचायत परिषद के किस तरीके से, मैं चेक करती हूँ। हाँ, ये अगर वो सच में बाद में गवर्नमेंट के प्रोत्साहन से बनाया गया है राज्य सरकार के, तो वो आइडियल है। तो उसको और केरल को मिला करके हम इसमें प्रस्ताव डालते हैं, आपका ये सुझाव इसमें शामिल किया जाएगा, और कि अखिल पंचायत परिषद फेडरेशन का, तो वहाँ फेडरेशन है, यहाँ परिषद है, तो इनका एक एसोसिएशन बनना चाहिए, वो फेडरेशन कह ले या परिषद कह ले उसको, के बाद में तय कर लिया जाएगा। और दोनों का कहीं से बाइलाज मिल जाए तो एक बाइलाज और दोनों को मिलाकर तैयार किया जा सकता है। ओके, मैं यहाँ के तो मैं भेजूंगी आपको। हाँ, और वो सिर्फ इतना ही ना हो कि उसके लिए सिविल हम लोगों की तरफ से मूवमेंट शुरू होना चाहिए, क्योंकि सब सरकार, और अगर वो एक राष्ट्रीय मूवमेंट का हिस्सा बनेगा तो राज्य सरकारें उसको मान्यता तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, या तो उस तरह का जरूर करना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई साथी इस पर अपने विचार रखना चाहते हैं? जी, मेरे को थोड़ा बात करना है। हेलो। हाँ रमेश जी, बोलिए रमेश जी। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर, मैं सेतु अभियान से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, सेतु अभियान
हाँ सर, ये थोड़ा वोट कमेटी वाला एक सवाल था। हाँ आपने वैसे झारखंड का एग्जाम्पल तो दिया ही, लेकिन मान लो जी 3 लाख की जो पॉपुलेशन है वहाँ जी पे कंपलसरी वोट कमेटी का गठन बना होना चाहिए, जी बना चाहिए, ठीक है। लेकिन जी उसकी क्या प्रोसेस रहती है, इसमें लोगों की क्या भागीदारी होती है, वो कोई तय नहीं है। क्योंकि हमने सूरत में देखा है कि 3-4 बड़े महानगर पालिका में देखा है, जी लेकिन इसमें 3-4 जो गवर्नमेंट का जो सुपरवाइजर होता है, नगर पालिका का इंजीनियर होता है, ये 3-4 जी लोगों का बोल दिया कि ये वोट कमेटी है, लेकिन कोई स्ट्रक्चर नहीं है। जी और उसकी जी क्या प्रोसेस रहती है, जब ये वोट कमेटी का गठन होता है उसकी क्या प्रोसेस होती है, वो कहीं तय नहीं है। जी इसमें बिल्कुल, दो इसमें मैं सर एक ही जोड़ना चाहूंगी। या बिल्कुल मैं सहमत हूँ उन्होंने जो कहा उसमें। लेकिन बेंगलोर में जो एक प्रोसेस हुआ जिसमें वार्ड कमेटी सही मायने में वार्ड कमिटीज बने, क्या हम उसको अच्छा। देखते हुए कुछ कर सकते हैं क्या इसमें? बेंगलोर में क्या हुआ? बेंगलोर में जो व्हाइट फील्ड करके एरिया है, वहाँ के कुछ नागरिकों ने इकट्ठा मिलके वो अमेंडमेंट के लिए कोशिश की। फिर वो अमेंडमेंट भी आया उनका म्युनिसिपैलिटी एक्ट में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में। और वार्ड सभा को सही मायने में वहाँ के जो वोटर्स होते हैं वो वार्ड सभा के मेंबर्स रहते हैं, मतलब वार्ड सभा कमेटी के मेंबर्स रहते हैं। वो जी 21 लोगों की वार्ड में कमेटी होती है, और वार्ड कमेटी डिसाइड करती है पूरा जो टाउन प्लानिंग का प्रोसेस आगे बनता है। वो पूरा प्रोसेस वार्ड सभा से शुरू होता है, और रेगुलरली मिलते हैं, और बहुत बड़ा मतलब आंदोलन चल रहा है। मैं कांटेक्ट दे सकती हूँ, उन्होंने वो पूरा बिल भी ड्राफ्ट किया किस तरीके से पूरा। तो वो उसके लिए हम अभी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी बीच में एक बार बात हुई थी, और सेतु अभियान से ही को फैसिलिटेट किया था कि यहाँ पर भी ऐसा बने। तो उसको रेफरेंस में लेते हुए हम इसमें मैनिफेस्टो में क्या कर सकते हैं, वो कहना था। बिल्कुल। अभी जो मैनिफेस्टो में अभी डाला गया है उसमें ये डाला गया है कि वार्ड समितियों के प्रावधान के लिए जनसंख्या का मानक 1 लाख किया जाए। जो ये 3 लाख किया है उसको थोड़ा छोटा करें, जिससे सब जगह वार्ड समितियां बन सके। नहीं तो जो नगर पंचायतें हैं वहां नहीं, या 2.5 लाख की कोई नगर पालिका है तो वहां भी वार्ड समितियां नहीं बन सकती। अभी जो संविधान में 3 लाख की संख्या तय की है, तो उसका ये कहा गया है कि एक मानक किया जाए। वार्ड समिति के नीचे चुनाव संबंधी बूथ को केंद्र बनाकर क्षेत्र सभा का प्रावधान किया जाए। अगर ये क्षेत्र सभा का प्रावधान हो जाता है, जैसा कि मैं कह रहा था कि वहां है, तो उससे बहुत सारी लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ जाएगा। दूसरे, जो आप बेंगलोर का कह रही हैं, और विशेष करके जो महाराष्ट्र में जो वार्ड समिति का आंदोलन चल रहा है, वो तो आपके संज्ञान में होगा, आप लोगों से तो संगठन उससे जुड़ा है। तो वहां पर जो है वो लोग भी इसी तरह का ये जो क्षेत्र सभा वाला फार्मूला है, इसके नजदीक कुछ प्रयोग कर रहे हैं। मुंबई में बहुत सारे वार्डों में उन लोगों ने कुछ किया है। तो उस तरह का एक आपस में बैठ करके हम लोगों को खुद इस पर एक मीटिंग अलग से करनी चाहिए। और दूसरा, मैं उत्तर प्रदेश का आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में वार्ड अधिनियम ने 2012 में नोटिफाई किया, और वहां पर वार्ड समिति का बाकायदा अधिनियम में वो आया और राज्यपाल ने उसको नोटिफाई किया। उसमें ये कहा गया कि हर वार्ड में 10 लोगों की वार्ड समिति बने, और उस वार्ड समिति में वो लोग लिए जाएंगे जो सिविल सोसाइटी से होंगे, और जो नगर पालिका के कामकाज से जिनका थोड़ा अनुभव होगा, मतलब उनके कामों का जो अनुभव रखे। नगर पालिका में नहीं, लेकिन जैसे निर्माण का काम, तो वो जो कह रहे हैं कुछ इंजीनियर इस नाम पर रख लिए जाते हैं। तो ये किया गया। लेकिन आज तक, जबकि राज्य सरकार ने, बड़ा आश्चर्यजनक विषय है कि राज्य सरकार ने 2012 में नोटिफाई हुआ, 2014 में और 2017 में 2 बार बाकायदा शासनादेश जारी किया कि वार्ड समितियां गठित की जाए। वो शासनादेश भी मुझे दिखाया गया जब मैं गया, लेकिन आज तक एक भी जगह वार्ड समिति गठित नहीं की है पूरे उत्तर प्रदेश में।
और ना तो लोगों में उसको लेकर कोई हलचल है। तो 3-4 तरह के उदाहरण अपने पास हैं। दूसरी तरफ मैं ये बता रहा हूं कि झारखंड में लगभग धीरे धीरे 10 साल, वहां भी 20 में भी वहां भी कम से कम 10 साल 12 साल होने जा रहे हैं झारखंड में भी। लेकिन आज तक किसी को पता ही नहीं है कि क्षेत्र सभा भी होती है, वार्ड समिति भी होती है। मैंने तमाम लोगों से बात किया, किसी ने ना तो एक्ट पढ़ रहा है ना किसी की जानकारी है, और इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। बहुत अच्छा अधिनियम बन गया है लेकिन कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं। तो ये वास्तव में जब तक, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग यहाँ पर जो भी प्रस्तुत करेंगे, ये जो घोषणा पत्र दे रहे हैं, जब तक ये लोगों के बीच संवाद का विषय नहीं बनता, चर्चा का विषय नहीं बनता, इस पर लोकमत नहीं तैयार किया जाता, लोगों की जागरूकता इसके साथ नहीं जुड़ती, तब तक इस सबका कोई बड़ा अर्थ भी नहीं निकलेगा अगर कुछ चीजें इसमें शामिल भी हो जाती है तो कई स्तर पे प्रयास करने की जरूरत है। और जैसा ये कह रहे हैं कि जो वहां है कि 20 लोगों का बनाया है उन्होंने, वहां बेंगलोर में तो बहुत अच्छा, लेकिन इनके यहाँ जो बनाया है वहां कुछ अधिकारियों को ही रख लिया है गुजरात में। तो कम से कम मतलब जैसे कहते हैं शुरुआत तो की है, लेकिन वहां पर भी कैसे किया जाए, क्योंकि इसमें जो डाला गया है समितियों के बारे में बहुत डिटेल दिया गया है। वार्ड समितियों को उनके वार्ड से संग्रहित किए जाने वाले संपत्ति कर में हिस्सा दिया जाना चाहिए जो उनके क्षेत्र के आधार पर हो। संबंधित चुनाव बूथों के सभी नागरिकों वाले प्रत्येक क्षेत्र में क्षेत्र सभा 5 वर्षों में एक बार प्रतिनिधियों की एक लघु समिति का चयन करे। प्रतिनिधियों की यह समिति एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करेगी जो क्षेत्रीय सभा में बैठकों की अध्यक्षता करे और संबंधित वार्ड समिति की बैठकों में उक्त क्षेत्र सभा का प्रतिनिधित्व करे। व्यापक तौर पर क्षेत्र सभा को वही कार्य करने हैं जो ग्राम सभा करती है, जैसे कि विकास गतिविधियों की प्राथमिकता तय करना और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान करना और उसको सोशल ऑडिट करना, ये सारे काम वो करेगी। तो कुछ चीजें यहाँ पर लिखी तो गई हैं, लेकिन इसमें और भी ज्यादा काम करने की आवश्यकता है वार्ड समितियों को लेकर के। तो एक शुरुआत हो रही है इस अपने इस, लेकिन एक चीज और मान के चले कि ये जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग, ये कोशिश एक दिन की नहीं है कि 2024 का चुनाव आया है तो इस समय हम एक मुद्दे उठाएं और सरकारों को देकर ठंडे। ये वास्तव में तीसरी सरकार अभियान या दूसरे सामाजिक संगठन जो इस दिशा में काम कर रहे हैं उनके लिए एक रोड मैप निकल करके आ रहा है और इस पर उनको निरंतर एडवोकेसी करने की जरूरत है, निरंतर लोकमत तैयार करने की आवश्यकता है। हम लोगों को ये मान करके चलना होगा। जी दूसरा सर ये कहना था, हाँ बोलिए जी। जैसे पंचायतों में ग्राम सभा कंपलसरी है, मान लो 2000 या 3000 की पॉपुलेशन है फिर भी कंपलसरी है। अगर हम सिटी की बात करते हैं तो एक वार्ड में जो छोटी नगर पालिका है इसमें 15,000 25,000 तक की पॉपुलेशन है, लेकिन वार्ड सभा का कहीं पे प्रावधान नहीं है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि वहां पर वार्ड सभा नहीं है। और दूसरा ये है कि उसने ये भी किया है, वो भी आप कह रहे हैं, वो भी मैं अनिल जी ध्यान दीजिएगा, ये जो कह रहे हैं जो 1 लाख से कम आबादी की नगर पंचायतें होंगी या नगर पालिकाएं होंगी, वहां पर बाकायदा भी वहां पर भी प्रावधान, वहां पर ये जो झारखंड का नगर निगम एक्ट है, नगर पालिका एक्ट है, उसमें उनके लिए भी बाकायदा कमेटियों का प्रावधान। वहां ये कहा गया है कि हर क्षेत्र सभा जो है ग्राम सभा के रूप में काम करे। जहां 1 लाख की आबादी से कम की है, जो यहाँ भी लिखा गया है, वो ग्राम सभा के रूप में काम करे। तो वहां पर जो आप ग्राम सभा कह रहे हैं सेम वही। तो अगर ये फार्मूला हर राज्य में लागू हो जाता है, क्योंकि एक राज्य ने इसका मॉडल अपने अधिनियम में बिल्कुल दे दिया है, झारखंड ने। अब कहां से दिया, कैसे दिया, किसने वहां दिया, ये अलग बात है, लेकिन दे तो दिया गया है। आज तक उसकी चर्चा भी कहीं नहीं हुई।
तो ये है कि अगर वो प्रावधान और यहाँ चर्चा का विषय बने तो वहां के लिए तो लाभ होगा ही, पूरे देश के लिए लाभ होगा इसका। जी, आपकी बात महेश्वरी जी उसमें शामिल हो जाती है इसमें। मीता उपाध्याय जी हैं, कुछ कहेंगी मीता जी? मीता जी, नंदलाल जी, प्रकाश राणा जी, विकास जी, सभी लोग हैं, कुछ अपनी बातें रखें। शर्मा सर। जी हैं। हाँ नम, मीता न, जी। हाँ, नमस्कार सर। मैं जो ये नमस्कार। सुन रही हूँ चर्चा, हालांकि मैंने थोड़ी देर से ज्वाइन किया क्योंकि एक और भी मीटिंग चल रही थी। एक जी। तो मैं ये कह रही थी, जहां पर परिसीमन की बात आई थी, हम्म। तो सर परिसीमन के साथ आरक्षण भी एक मुद्दा है। जो जी चक्रीय जी क्रम में आरक्षण चलता है, हमने देखा उसमें भी बहुत पॉलिटिक्स होती है। जी। मनमर्जी का आरक्षण लागू कर दिया जाता है लग के। तो जिसकी जितनी पहल होती है, तो परिसीमन एवं आरक्षण, अगर आरक्षण को भी कहीं पर जोड़ दिया जाए, उसके चक्रीय क्रम को भी निर्धारण करने का जो है, उसमें किस तरह से लोगों की भागीदारी हो, उसको भी मैं ये सोच रही थी। दूसरा था कि आपने कहा था कि मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल होना चाहिए। जो स्थानीय स्वशासन है, जो नगर पालिकाएं हैं, जो महापालिकाएं हैं, महापौर हैं, उनके साथ तो जी जो हमारी समितियां होती हैं, जो वार्ड समिति, जो वहां पर समितियां बनती हैं अलग अलग नगर पालिका के अंतर्गत, या पंचायतों में भी जो समितियां बनाई जाती है, निर्माण समिति, शिक्षा समिति, तो ये जो समितियों में अलग अलग मेंबर होते हैं और जो इनके हेड्स होते हैं, तो वो मंत्रिमंडल की व्यवस्था एक तरह से, अगर उन हेड को लेकर के मंत्रिमंडल कर दिया जाए, तो वो एक संरचना अपने आप में अभी है, मौजूद है। सब जी जगह जी वो समितियां जो हैं, उनके हेड भी काम कर रहे हैं अलग अलग। और जो मंत्रालय होते हैं अलग अलग, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, उसमें खासकर वही स्पेशलिस्ट होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। तो यहाँ जी समितियों के हेड भी अलग अलग, जैसे कुछ निर्माण से हैं, कुछ शिक्षा से हैं, कुछ आपके और समितियां हैं जो संस्कृति है। तो वो सारी समितियों के हेड जो हैं, वो इस मंत्रालय को बना सकते हैं, एक संरचना जो अपने आप में है। उस तरह से इसको देखा जा सकता है। तो ये चीजें नहीं नहीं, मैं आप सही कह रही हैं, क्योंकि वास्तव में जैसे जिसको ग्राम पंचायती राज व्यवस्था में जो कमेटियां हैं, जी वो पंचायत खुद में मंत्रिमंडल है, ग्राम बिल्कुल। पंचायत की मंत्रिमंडल है। जी तो उन कमेटी और उसमें जो सदस्य होते हैं वो मंत्री, मतलब ग्राम पंचायत सदस्य यहाँ मंत्री होता है, तो वही जी उसको हेड करता है। तो जी स्वाभाविक है, यहाँ तो वो बना हुआ है ऑटोमेटिक, अघोषित रूप से वही व्यवस्था है। बिल्कुल। नगर पालिकाओं में थोड़ी सी स्थिति भिन्न है। नगर हाँ, पालिकाएं जो हैं, नगर वहां पालिकाओं पर में भी समितियां तो हैं सर। कराधान समितियां समिति हैं, है, समिति, जो हाँ टैक्सेशन समितियां हैं। करवाती है, तो निर्धारण जो करती आप है। कह रही हैं, तो यही इसमें भी लिखा गया है कि जी ये नहीं कहा गया कि कमेटियों के अध्यक्ष से ही मंत्रिमंडल बना दिया जाए। जी जी ये जी। कहा गया है कि चुने हुए सदस्य, जो चुने हाँ हुए हाँ। सदस्य हैं, पार्षद हैं, वही तो कमेटियों के भी है। जी और उनमें से अपना एक जो है वो मंत्रिमंडल बन जाना चाहिए। मंत्रिमंडल का हम्म, इसलिए कहा जा रहा है कि महापौर जो होता है, वास्तव में हो क्या रहा है, उसके पास कोई सारा काम कमिश्नर कर रहा है बिल्कुल और अपने अधिकारियों के बलबूते करता है। ये सब बलाए ताक रखे हैं, बिल्कुल सुनी ही नहीं जाती, इतने दुखी होते हैं लोग। कभी इन लोगों से बात करें, आप तो करती होंगी, बात बिल्कुल। करें तो देखें क्या स्थिति होती है। एक तो तो ये ये जिला कुछ विकास प्राधिकरण, जिला विकास प्राधिकरण ने भी सारे अधिकार अभी देखिए नगर पालिकाओं के छीन लिए हैं। या तो सारा नक्शा पास करना करना। या विकास प्राधिकरण। जी तो वही कह रहे हैं कि वो इसलिए इसमें आया था ना, आपने सुना होगा कि जी विकास जी जी प्राधिकरणों को उनके अधीन कर दिया। बिल्कुल। तो इसमें जो सवाल उठाए गए हैं, और दूसरा ये है कि जब ये आपके पास जाएगा, तो आप अपने यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं वो इसमें जरूर शामिल करें, एक चीज। दूसरा जी ये है कि ये जरूर देखना पड़ेगा क्या वो केंद्र सरकार से संबद्ध है क्या, या भारत की संसद से संबद्ध है क्या। क्योंकि बिल्कुल। अगर वो राज्य सरकार और राज्य के विधानमंडल से संबद्ध विषय है, तो हम हम्म एमएलए चुनाव, जब विधानमंडल विधानसभा का चुनाव होगा तब उसको करें। अभी दो राज्य ऐसे हैं, एक उड़ीसा है और दूसरा, उड़ीसा में रमेश प्रधान जी यहाँ जुड़े हैं, रमेश जी से,
उड़ीसा है और दूसरी तरफ वो है आंध्र प्रदेश, जिसमें इस विधान लोकसभा चुनाव के साथ उनका भी संभवतः चुनाव पड़ जाता है, इसलिए एक वहां जैसे सर, जैसे केंद्र सरकार में जैसे पहले से पर्वतीय विकास मंत्रालय होता था, तो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों की जितने भी हिमालयी क्षेत्र हैं उनकी भौगोलिक परिस्थितियां, उनकी जलवायु और उनकी जो आर्थिक स्थितियां हैं वो बिल्कुल फर्क हैं। तो क्या जो हमारे जो फेडरेशन की बात हम कर रहे हैं या जो मंत्रालय की बात हम कर रहे हैं, उसमें उसके दो, एक स्पेशल सेल जो है, एक स्पेशल प्रकोष्ठ जो है, वो हिमालयी विकास प्रकोष्ठ या पर्वतीय पंचायती प्रकोष्ठ इस तरह से नहीं स्थापित हो सकता, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर जनसंख्या, हमारा जो परिसीमन है उसका मुद्दा बिल्कुल अलग है। गांव इतनी दूर दूर है, कहीं ऊंचाई में है, कहीं नीचे है, तो मैदानी जो क्षेत्र है उनसे हमारे पर्वतीय क्षेत्रों की हर चीज में भिन्नता है। आप एक अगर एक थोड़ा सा इसको लिख करके भेज दीजिए, इसको भी जी शामिल करते हैं, समझ रहे हैं? जी, हिमालयी क्षेत्र की तो अलग है बिल्कुल आप व्यवस्था, भेजिए, तो इस तरह से कोई एक इसको भी इसमें प्रकोष्ठ शामिल, अगर निर्धारित हो जाए, या इसको भी शामिल किया जाता है जी। हाँ, जैसे अलग से हो जाए कोई एक, तो मैं या जो तो उसी के अंदर कोई विभाग हो जाए, जो हम कह रहे हैं कि विकास मंत्रालय हो या फेडरेशंस हो, कहीं भी कुछ एक पर्वतीय विकास मंत्रालय जैसे होता था पहले से, तो वो अगर इस तरह से हो जाए, या तो नीति आयोग में उसका कोई गठन हो जाए। और दूसरी चीज एक जैसे मैं देख रही थी कि जैसे हमने जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट में किया था, जो जेंडर सेंसिटाइजेशन था, उसके लिए जो पॉलिसी की थी महिला एवं बाल विकास विभाग ने, बाद में ये हो गया था कि हर मंत्रालय में एक जेंडर सेल बना दिया जाए। तो उसी तरीके से अगर हर मंत्रालय में एक स्थानीय स्वशासन सेल हो जाए, प्रकोष्ठ हो जाए, तो मेरे ख्याल से जैसे कृषि मंत्रालय है, तो फिर वहां की जो योजनाएं बन रही हैं, वहां की जो नीतियां बन रही हैं, नीतिगत मामले जो हैं, उसमें कहीं ना कहीं दखल रहेगा। यहाँ के दो चार लोगों का किसी भी तरह के दो चार लोग वहां पर एक प्रकोष्ठ के रूप में हो, जो कि स्थानीय स्वशासन के मुद्दों को उठाएं। तो अगर इस तरह के मंत्रालयों में जो संबंधित मंत्रालय हैं उनमें अगर एक ऐसा प्रकोष्ठ हो, स्थानीय प्रशासन विकास प्रकोष्ठ या कुछ इस तरह का प्रकोष्ठ अगर बन जाए, तो मुझे लग रहा है कि हर तरह की नीतियों में फिर पंचायती विकास या ग्रामीण विकास के मुद्दे अपने आप नीतिगत मामलों में भी शामिल होंगे। जो अपनी रिकमेंडेशंस हैं, अपनी जो अनुभव हैं, उनको साझा कर सकेंगे। जैसे अगर मान लीजिए मनरेगा पर कोई नई पॉलिसी बन रही है, या रोजगार पर कोई नई पॉलिसी बन रही है, तो कहीं ऊपर ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो जो ये पॉलिसी में बातचीत कर सके। अलग अलग मंत्रालयों के अलग होते हैं। जैसे शिक्षा विभाग में है, तो वो भी शिक्षा विभाग में स्थानीय मुद्दे जो हैं वो कैसे नीचे गांव के जो मुद्दे हैं ऊपर तक कैसे चले जा सके सीधे। या फिर हमारे जो पंचायती राज विकास मंत्रालय है, वहां से कोई ऐसा कनेक्शन हो इन मंत्रालयों के साथ जो इस पर अपनी रिकमेंडेशन दे सके। ये मेरी सोच है, पता नहीं, मैं ऐसे सोच रही नहीं थी नहीं, अंदर से। बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया है, तो नहीं नहीं, वो अच्छा है एकदम से ये, एकदम इफेक्टिव होता कि हम फटाफट हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहां होते, तो वो मुद्दे वहां से नीतिगत मुद्दों में शामिल हो जाते। बहुत अच्छा। तो आप ऐसा करिए, इसको जो आप सुझाव दे रहे हैं ना, जी जी क्योंकि आपकी परिकल्पना है, तो जरूर इसको लिख लीजिए, जरा जी, लिख के भेज दीजिए, ठीक है? ठीक सर जी। हाँ, इसी तरह मीता जी जो और जो आप सोच रहे हैं कुछ चीजों को, तो आपसे भी है कि आप भी अगर लिख के और देखें कि इसमें कुछ जोड़ना है, तो जी, लिख के अगर भेज सकेंगे तो अच्छा रहेगा। और परिसीमन के साथ आरक्षण वाला मुद्दा मुझे लगता हाँ, है बहुत ज्यादा। पंक्ति पंक्ति जी के लिए मैं कह रहा था कि पंक्ति जी जी भी अगर कुछ भेज सकें जी। और इसमें शामिल कराना। बाकी और साथी अपने बात रखें। नंदलाल जी, हाँ बोलिए बोलिए। और प्रकाश राणा जी, प्रकाश राणा जी। जी सर। हाँ, आपका कोई सुझाव है इसमें, कैसा लग रहा है आपको ये? नहीं, ये तो डिस्कशन ठीक चल रहा है सर, और सुझाव भी अच्छे आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं एक इसमें ये बड़े स्तर की सोच और बड़े स्तर की है। चाहे वो संविधान परिवर्तन करने की बात हो, संशोधन करने की बात हो, या फिर विधानमंडल की बात हो, मुद्दे लाना अच्छी बात है, सोचना अच्छी बात है, परिकल्पना करना अच्छी बात है। पर हम ये कहना चाह रहे थे कि इन सारे विषयों को यदि हम कर लेते हैं और एक घोषणा पत्र तैयार कर लेते हैं सामरिक रूप से नेशनल लेवल का,
फिर हम इन घोषणाओं को कैसे ले जाएंगे, मुद्दे जैसे विधायक हैं या सांसद हैं, इन तक हम कैसे ले जाएंगे घोषणा पत्र के रूप में, क्योंकि हमारे पास क्या है कि हैंड नहीं है, रिसोर्स नहीं है, दोनों तरह का रिसोर्स नहीं है। एक तो जनबल जिसको कहते हैं वो नहीं है अपने तीसरे सरकार अभियान के पास ऑथेंटिक रूप से, और कुछ बहुत कम ही लोग हैं जो हर विधानसभा में या लोकसभा में जा पाए। तो मुझे लग रहा है कि हम बना लें तो उसको हम क्रियान्वयन करने के लिए जो एक्शन करेंगे वो कैसे करेंगे, मैं ये जानना चाह रहा था थोड़ा सा। और दूसरी बात की, अभी एक मुद्दा आया था कि आरक्षण के मुद्दों को हम लोग रोटेशन और आरक्षण के मुद्दों को शामिल करें। मुझे लग रहा है कि पंचायतें और गांव अब सब एजुकेटेड हो रही हैं, और आरक्षण और जैसे मुद्दों को संवेदनशील बनाने से समाज निचले स्तर पे विद्वेष बढ़ जाता है। तो मुझे लगा कि उसको गौन ही रहने देना चाहिए, क्योंकि मुद्दे अच्छे हैं वो, लेकिन मुझे लगा कि गांव लेवल पे या ग्रास रूट पे ज्यादा हम आरक्षण के मुद्दे को उठाएंगे तो जातिगत विभेद होगा, और वहाँ बाकी के जो ग्राम सभा की इंपॉर्टेंस है उसमें थोड़ा सा दांव पेच के मामले बढ़ने लगते हैं। वैसे गवर्नमेंट अपने से रोटेशन करती है, आरक्षण कर रही है, जातिगत 4 जाति में विभाजित करके, वो मेरा ख्याल है कि आर्थिक दृष्टिकोण और सामाजिक दृष्टिकोण के मध्य है। तो सामाजिक दृष्टिकोण में जातिगत आ जाता है। मुझे लग रहा है कि वो आर्थिक दृष्टिकोण से आरक्षण का मुद्दा ये बनना चाहिए कि आरक्षण हो तो जातिगत से ज्यादा वो आर्थिक मुद्दे को लेकर बने, अमीरी गरीबी को लेकर बने। ठीक तो है, वो ठीक आरक्षण का मुद्दा थोड़ा मुझे लग रहा है कि गौन ही रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। दिनेश शर्मा जी कुछ कहेंगे? धनंजय? सर हाँ, नमस्कार। बोलिए। नमस्कार, बोलिए। दो बात कहना चाहूंगा। हाँ हाँ, जरूर। आपकी आवाज कट रही है, फिर से जरा बोलिए। हाँ, आपके बहुत सी चीजें। हाँ ठीक है, मैं बाहर निकल रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलिए। एक सेकंड बस, मैं बाहर निकल रहा हूँ। मैं शॉप में था, बाहर निकलने पर फिर बाहर की आवाज आएगी। नहीं, बोलिए, आप सुनाई पड़ रहा है, बोलिए। ठीक है सर। संविधान में कुछ बातें अस्पष्ट थी जिसके लिए आपने प्रयास किया, बहुत बहुत बधाई। सफलता जितनी भी मिले इसमें कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। हमारी समस्या इससे थोड़ी सी अलग भी है कि राज्य का विधानमंडल जो वर्तमान में संविधान में कहा गया है, तो राज्य का विधानमंडल का तात्पर्य जो जमीनी हकीकत है वो ये है कि पंचायत से संबंधित अगर मामला है तो पंचायत के मंत्री जो चाहेंगे वो प्रस्ताव बनाएंगे, और वो अगर इनके पॉलिटिकल नेतृत्व सहमत है तो वो हर हालत में इनका मंत्रिमंडल पास करेगा, और हाउस में भी मेजॉरिटी इन्हीं की है, वो हर हालत में इनके हिसाब से कानून में संशोधन हो जाता है। तो उसके लिए थोड़ा अंकुश की जरूरत है, वो संविधान ही कर सकता है। अभी जो चर्चा हो रही थी आरक्षण की और परिसीमन की, और इसी के साथ साथ मैं अविश्वास प्रस्ताव वाली भी बात जोड़ूंगा, इन सभी बातों के लिए, और जो अनुशासनिक कार्रवाई प्रधान और अध्यक्ष प्रमुख के खिलाफ की जाती है, इसके लिए भी आयोग का गठन की मांग होनी चाहिए, और आयोग ही इन बातों को देखे। राज्य जैसे चुनाव के लिए राज्य की मशीनरी काम तो करती है, लेकिन आयोग के नियंत्रण में, निर्वाचन आयोग के, सेम इसी तरह से ये जो बाकी कारगुजारी है इसके लिए अलग से आयोग ही होना चाहिए, और आयोग के माध्यम से ही ये सब काम होने चाहिए। ये मेरा सुझाव था। बाकी इसमें जो अब तक प्रयास किया जा रहा है ये बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद। और चले, मलिक साहब कुछ कहना है? राजेंद्र बघेला जी, सुभाषिनी जी, विकास, और कुछ लोग हैं जिनका। हाँ, बोलिए। सर नमस्ते सर, विकास बोल रहा हूँ सर। हाँ विकास जी, बोलिए। सर मेरा एक ही इसमें था कि उसको इसमें किस तरह ऐड किया जाए, जैसे कि पूरे भारत में जहाँ भी जिस जिला में और जिस पंचायत के अंदर ये खनिज का माहौल है और खनिज का जो CSR होती है उसको ग्राम पंचायत किस तरह यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि ग्राम पंचायत के अंदर वो आता ही नहीं है।
और उसको ग्राम पंचायत का कोई ग्राम सभा में या ग्राम पंचायत उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता है कि जैसे, जबकि उस ग्राम पंचायत का खनिज है और उन्हीं के हाथ में कोई पावर नहीं है। या तो जिला जाती हैं सर, या तो वो स्टेट जाती हैं, या तो सेंट्रल जाती हैं। और वो जिला, वो पंचायत आज भी आदर्श ग्राम कहला के रह जाता है, लेकिन वहाँ कोई डेवलपमेंट नाम की चीज नहीं होती है। इसको किस तरह कर सकते हैं, बस एक छोटी सी सुझाव थी सर। इसमें दो चीजें दी गई हैं। एक तो है, एक ऐसा तंत्र स्थापित करें जहां जी। भू उपयोग परिवर्तन की अनुमति केवल मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार दी जाए, जिसे संबंधित स्थानीय स्व सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया हो। तो कुछ चीजें उसके अंतर्गत। दूसरा है भू राजस्व और परिसंपत्ति मुद्रीकरण की आय का स्थानीय स्व सरकारों को हस्तांतरण सुनिश्चित करना। जी। इसमें जो आप कह रहे हैं वो चीजें समझ आती हैं। जी। मतलब कहीं भी, चूंकि खनिज जो है वो तो भू से संबंधित है ना, जमीन से। जी। तो जमीन में जो भी राजस्व होता है, चाहे वो खदानों का हो, उसका हो, उसका बाकायदा हस्तांतरण जो है वो स्व सरकारों को सुनिश्चित करना। जी। समझ रहे हैं? जी। जी। और भू उपयोग का, चाहे वो शहर बनाना हो या खदान बनानी हो, अब खुदवानी हो, कुछ भी जो करना होगा, उसका जो भी मास्टर प्लान बनता है उसका अनुमोदन स्थानीय स्व सरकार से। ये दो चीजें इसमें डाली गई है। क्या इसमें आपका आ जा रहा है या नहीं? नहीं नहीं, आ रहा है सर, लेकिन उसको ठीक है सर, आ रहा है वो। जी। हाँ, मैं बैठे में बात कर लूँ। हाँ, मलिक साहब बताएं। मलिक साहब। हाँ, नमस्कार सर। आपको और आपकी सारी टीम को बधाई देना चाहेंगे सर कि एक क्रांतिकारी कदम। आप हमारी टीम में नहीं है क्या? हम भी हैं सर, जो ये इतना बड़ा मेहनत आपने की है, गांधी जी की सोच, ग्राम स्वराज की सोच। सर एक ही प्रार्थना है कि जो हम तीसरी सरकार को चेंज करने की जब चर्चा कर रहे हैं, तो ये प्रथम सरकार भी ना हो सर, क्योंकि हम राज्य को सेकंड और सेंटर को थर्ड या फर्स्ट सेकंड थर्ड माने तो ये गलत सा हो जाएगा सर। इसको मौलिक सरकार। मलिक साहब आप अनम्यूट हो गए, म्यूट हो गए, जरा इनको अनम्यूट कर दीजिए। हेलो। हाँ, अब बोलिए। सर एक ही प्रार्थना है सर, जब हम तीसरी सरकार को चेंज करने की, प्रथम सरकार या सेकंड राज्य को कहें या थर्ड सेट, उसकी बजाय सर हम इसको मूलभूत सरकार या आधारभूत सरकार या मौलिक सरकार या जो साथी सुझाव दे, इस नाम पे जरूर चर्चा की जाए सर, ताकि एक बार ये सदा के लिए चले सर, फिर हम इसमें चेंज ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार। और कोई साथी? धनंजय जी, धनंजय जी, चलिए मेरे ख्याल से। प्रणाम सर। हाँ, बोलिए। नहीं सर, मुझे कुछ जोड़ना नहीं है। पंक्ति जोग जी ने और बाकी साथियों ने, और ये जो नई चीज उत्तरांचल से आई, ये सुन के मैं बहुत उत्साहित हूँ, और वाकई एक बड़ी पहल है पंचायत की दिशा में। तो अभी मुझे कुछ जोड़ना नहीं है, मैं सर सुन के मुझे अच्छा लग रहा है। तो अब इसके लिए आगे जो कार्यवाही है, जो एक तो जो साथी जिनका सुझाव आ रहा है वो लिख करके भेज दें सब लोग, उसको इसमें किया जाता है। दूसरे, क्योंकि समय बहुत नजदीक आ गया है, अभी राजनीतिक दलों को चला जाना चाहिए। इसमें से क्या क्या लेते हैं ये तो उनके ऊपर तय करता है, वो अपने लिए बड़ा कंसर्न है, लेकिन वो कुछ नहीं लिए तो निराशा की बात नहीं होगी। बात इस बात की होगी कि आपने एक सही मुद्दा उठाया है, जो एक जीवंत मुद्दा है, और वो निरंतर अब चलेगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि इसी के बहाने इन विषयों पर जो लोकमत तैयार करने का काम है, लोगों को जागरूक करने का काम है, लोग सही अर्थों में पंचायत को समझने लगे, तो ये एक बड़ी बात होगी।
और आज नहीं तो कल ये सब शामिल करना ही पड़ेगा, एक चीज। दूसरा, कई ऐसे मुद्दे हैं जो विधानसभा चुनाव के मुद्दे बने, अभी आ जाएंगे, उनको हम लोग रिकॉर्ड में रख लेंगे और फिर उन्हें जब उस राज्य के विधानसभा चुनाव आएंगे या अलग से उसकी एडवोकेसी के लिए अलग टीम बना करके वहां पर काम को शुरू किया जा सकता है। दूसरा ये है कि जैसे मैं कह रहा था, अभी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में संभवतः लोकसभा चुनाव के साथ वहां विधानसभा का चुनाव भी होगा। इन दो राज्यों में जहां इस तरह एक साथ या और भी कोई एक आध राज्य निकल आ सकते हैं, तो वहां पर वहां की जो इकाई है, वहां के जो लोग हैं, उनसे ये निवेदन होगा कि वो अपने यहाँ के और मुद्दे वहां के लोगों के साथ बातचीत करके जो विधानमंडल के मुद्दे हैं उनके लिए भी अलग से घोषणा पत्र तैयार करें, एक चीज। दूसरा ये है कि जब ये लोकसभा चुनाव शुरू हो जाएगा तो जो प्रत्याशी गांव में जाता है, आपके क्षेत्र में जाता है, ये घोषणा पत्र आपके पास होना चाहिए। ये घोषणा पत्र उसे खुद देना चाहिए और उस पर उसका कहिए कि इस पर आप कुछ चर्चा करिए, बताइए आप क्या करें। दूसरा, कुछ ऐसे छोटे छोटे इसके कुछ नारे बन जाने चाहिए जो उस चुनाव के समय जहां हम लिखा सकें, वो दीवारों पर लिखे होने चाहिए, जिससे आप बैनर लगे होने चाहिए, जिससे जो प्रत्याशी आता है उसकी नजर के सामने आए। और वो सब स्थानीय संस्थाएं अपनी तरफ से करें। अगर उनको लगता है कि तीसरी सरकार अभियान का भी लोगो डालने से उनकी बात का वजन बढ़ जाएगा तो वो डाल सकते हैं, उसके लिए उनको पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। मेरे ख्याल से ये हमारे यहाँ ये प्रस्ताव पास होना चाहिए। बाकी संस्थाओं की स्वायत्तता है कि वो अपने तरीके से इसको आगे बढ़ाएं और अपने एरिया में और भी अपनी बहुत सारी संस्थाओं को जोड़ें इस काम से। तो इस तरह की गाइडलाइन इस मीटिंग के बाद जहां एक तरफ राजनीतिक दलों को भेजी जाएगी, वहां सामाजिक क्षेत्र के साथियों को, सामाजिक संस्थाओं को किस रूप में इसका उपयोग किया जाना है, इसके लिए एक विस्तृत सुझाव बना करके और ये सारे जो घोषणा पत्र का प्रारूप है वो उनको भेज दिया जाएगा। उसकी सॉफ्ट कॉपी भी भेज दी जाएगी, जिससे जो भी उसमें वो घटाना बढ़ाना चाहे वो उनकी स्वायत्तता है, वो उसको घटाएं बढ़ाएं। बस इतना उनसे निवेदन रहेगा कि वही मुद्दे भारत सरकार वहां भेजें, लोकसभा के चुनाव में उठाएं जो लोकसभा से जुड़ा हो, भारत की संसद से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि वहां पर भारत के संसद के प्रतिनिधियों का चुनाव होने जा रहा है। तो मुद्दे वही उठने चाहिए जो उनसे रिलेटेड है। तो ये करके इसको आगे आगे बढ़ाने की है। बहुत अच्छा रहा, आप सारे लोग इसमें जुड़े, ठीक है। करीब 20-22 लोग आए इसमें। आज चूंकि इस पर बहुत जल्दी में बुलाया गया है, ये पहले से इसके लिए कोई पृष्ठभूमि नहीं बनाई गई, मैं भी लोगों से सीधे किसी से बात नहीं कर पाया, लेकिन जितने लोग आए और जितने सुझाव दिए वो सब बड़े महत्वपूर्ण रहे, सबको शामिल किया जाएगा और ये एक अच्छी पहल शुरू हो रही है। मुझे पूरा उम्मीद है कि इसके बाद इसका जो फॉलो अप प्रोग्राम होगा और लोकमत तैयार करने का कार्यक्रम होगा, उसमें सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हम लोग फिर जल्दी इस पे बातचीत करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार सर।